जय हिंद दोस्तों। आज हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की 9th क्लास है। इसके पहले वाली क्लास था कि हमने भारत उसके सीमावर्ती देशों के साथ संबंध, सीमा विवाद और उसका प्रबंधन कंप्लीट देख लिया था, सारे देशों के साथ सीमावर्ती। अब आज से हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा। इसमें हम पढ़ेंगे भारत की तटीय सीमा सुरक्षा चुनौती कि भाई तट के साथ कौन कौन सी सीमा सुरक्षा चुनौती, क्योंकि तट के साथ तो विवाद नहीं हुआ किसी जमीन को लेकर के, लेकिन और कोई तट से जुड़ी कोई चुनौतियां हैं जो देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, तो वो वाला आज हम टॉपिक यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए, तट से संबंधित आपको सुरक्षा चुनौती पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई तट कहाँ तक माना जाएगा। कि जैसे भारत है, जैसे ये मान लीजिए भारत है, तो भाई भारत का हम कहाँ से कहाँ तक तट मानेंगे। तो तट पढ़ने से, तट को जानने के लिए आपको दो ठो वैश्विक कानून के बारे में पता होना चाहिए कि दो कानून हैं जो विश्व स्तर तक सभी, मतलब क्या ये समझिए कि जो वैश्विक समुद्र है, जितना भी समुद्र है पूरे विश्व में, वो दो कानून को रेगुलेट करता है। तो पहला कहलाता है आपका इनक्लॉज, ठीक है। इनक्लॉज का फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। मतलब कि जित लॉ, मतलब कि पूरे वैश्विक समुद्र का जो भी नियम कानून बनाया जाएगा वो यूनाइटेड नेशन डिसाइड करता है। मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी ये कब का है? ये 1982 का है। पूरे लॉ ऑफ द सी, सी में कौन सा कानून लगेगा ये बताता है, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा आपका आता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये क्या है ना, जो आपका इन क्लॉज है या अनक्लॉज इसको बोले, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ये क्या है? ये देशों की तट बताता है कि कहाँ तक तट है, देशों को कितना अधिकार होगा, ये इस चीज के बारे में डिटेल बताता है। और जो आपका ये आईएमओ है, ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये समुद्र में जो जल परिवहन होता है, कि समुद्र में जल परिवहन किस रास्ते से होगा, कोई रास्ता, सॉरी, कोई देश इसको बाधित नहीं करेगा, तो इससे जुड़े जितने भी प्रावधान है वो हम आईएमओ में पढ़ते हैं। तो देखिए, दो ठो याद रखिए, एक आप अनक्लॉज याद रखिएगा और दूसरा आईएमओ याद रखिए। अब देखिए, अनक्लॉज के अंतर्गत ना तीन, अनक्लॉज जो आपका कानून है यूनाइटेड नेशन का, ये तीन भागों में बटा हुआ है। ये तीन चीज को, मतलब कि तीन प्रावधान करता है। पहला प्रावधान ये करता है कि पृथ्वी के जितने भी जल है ना, उसको चार क्षेत्रों में बांटता है, जो कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मतलब पृथ्वी के जल को ये चार क्षेत्रों में बांटता है। जो अब पृथ्वी का वह जल जो कि देश से लगा हुआ है, मतलब पूरे मतलब किसी और तरह से नहीं बांटता है ये, देश से मतलब कि ऐसा जो वैश्विक समुद्र है, ये जो समुद्र है वो देश से लगा हुआ है, वो चार प्रकार के जल का वितरण करता है। दूसरा है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्रबंधन प्राधिकरण। अब आपको मालूम है कि भाई समुद्र के अंदर बहुत सारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो ये जितने भी समुद्र के अंदर खनिज संसाधन पाए जाते हैं ना, उसके प्रशासन का प्रावधान करता है कि कौन वहां माइनिंग कर सकता है, कितना माइनिंग कर सकता है, और ऐसी माइनिंग करेगा ताकि वैश्विक सुरक्षा खतरा ना उत्पन्न हो। तो ये सारी चीजों का आपका जो प्रबंधन है, मतलब कि समुद्र के तल में जितने भी पाए जाने वाले संसाधन है, उसका जो प्रशासन है वो आपका अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण या इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी करता है। तो पहला पार्ट हो गया आपका कि देश से लगे जलों का विभाजन करता है। दूसरा पार्ट हो गया ये अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण बनाता है। और तीसरा पार्ट है इसका हो जाता है अंतरराष्ट्रीय समुद्र कानून प्राधिकरण न्यायाधिकरण का गठन। मतलब अंतरराष्ट्रीय समुद्र कानून न्यायाधिकरण का गठन, मतलब कि जो जो भी समुद्र से जुड़े विवाद है, चाहे आपके संसाधन से जुड़े विवाद हो, चाहे आपका जल के वितरण से संबंधित विवाद हो, चाहे आपका जहाजों के आवागमन ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित विवाद हो, इस सब के समाधान के लिए हमने एक ये न्यायाधिकरण का भी गठन ये इनक्लॉज के अंतर्गत किया गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो अनक्लॉज है आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी 1982, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। अब चलिए पहला देख लेते हैं कि आपका जो पृथ्वी के जल क्षेत्र, उसको चार भागों में कैसे बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे कि तटीय सुरक्षा, अभी हम तटीय सुरक्षा शुरू नहीं किए टॉपिक, उसके पहले ये जानना जरूरी है, तब मैं आपको बताऊंगा ना कि तट कहाँ तक है, फिर आपको उस वाले तट में आपको कितना अधिकार है, फिर आप समझ में आएंगे कि तटीय सुरक्षा किस तरह आपको करनी है, ठीक है। तो दो दो आपको, एक ये अनक्लॉज और ये आईएमओ, दो इंपॉर्टेंट है। अनक्लॉज के तीन भाग है, तीन भाग मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको आईएमओ बता दूंगा, उसके बाद फिर हम भारत की तटीय सुरक्षा पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए,
सबसे पहले जो आपका ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी है, ये 1982 में बना, 1994 से लागू है। मैंने इसके पहला पार्ट बताया था कि पृथ्वी के जल को 4 भागों में विभक्त करता है। तो देखिए, पहला कहलाता है अंदरूनी या इंटरनल वाटर, अंदरूनी जल या इंटरनल वाटर, ठीक है ना। ये जमीनी सीमा के अंदर के जलाशय एवं नदियां होती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको ये आपका डायग्राम बना है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपका, मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, ये भारत हुआ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने तो एक ऐसे रफ डायग्राम बनाए हैं, ये आपको रफ डायग्राम, लेकिन जब आप इसको जूम करेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा रफ है। रफ मतलब कि ये तो सीधा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन पता चलेगा ऐसे जाएगी, फिर कहीं ऐसे जाएगी, ऐसे, तो ये ऐसे 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 बाउंड्री बनती है। तो सबसे पहले ना एक बेस लाइन खींचा जाता है। मान लीजिए कि मैंने एक ये बेस लाइन डिसाइड कर दी है, ठीक है ना, एक बेस लाइन जो कि स्ट्रेट होती है। अब इस बेस लाइन के अंदर, जैसे ये बेस लाइन होगी, जैसे मान लीजिए और अच्छे से मैं समझाऊं, जैसे मान लीजिए ये गुजरात हो गया, ठीक है। अब गुजरात है तो भाई ऐसा नहीं, पहले हम ऐसे एक बेस लाइन ये डिसाइड करेंगे। मान लीजिए कि ये बेस लाइन होगी, ठीक है ना, एक ये बेस लाइन। अब बेस लाइन के जो अंदर का वाटर होगा ना, उसको हम कहते हैं इंटरनल वाटर, ये कहलाता है आपका इंटरनल वाटर। अब बेस लाइन के अंदर का जो इंटरनल वाटर होता है आपका, जो बेस लाइन जैसे ये है, तो ये इंटरनल, यहाँ पे जो पानी होगा, फिर ये लाइन ऐसे जाएगी, फिर यहाँ एक तो अंदर के जो मतलब ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है कि ये तट से कितना दूर होगा, नहीं, ये तो क्या है ना, ये अनइवन तट को एक बेस लाइन बना करके ना इवन करता है, ठीक है ना। तो ये आपका अंदरूनी वाटर, इसका मतलब कोई माप नहीं है कि हम कितना मानेंगे, ये देश अपने से डिसाइड कर लेता है, जो उसके अधिकतम मतलब कि सबसे दूर का तट होता है और जो समान तट होता है उससे जोड़ करके एक रेखा बना देता है, ठीक है। इसीलिए ना उसको हम जमीन तक ही मानते हैं, क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि वो आपका जो कोस्ट है ना, वो कोस्ट नीचे जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया जमीनी तट के अंदर का जलाशय। अब जैसे मान लीजिए कि इस वाले में आपको मालूम है कि ये आपका जैसे गुजरात हो गया, ठीक है। अब ये गुजरात में आपको मालूम है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे नर्मदा नदी गिरती है, यहाँ पे आपका माही नदी गिरती है, बहुत सारी नदियां यहाँ गिरती हैं, ठीक है ना। तो ये जो नदियां, और यहाँ पे मान लीजिए पास में कोई जलाशय है, तो ये पूरा इसमें 100% अधिकार इवन ये पूरा ही उस देश का होता है, क्योंकि ये अगर यहाँ तक आ गए तो उस देश की, तो मतलब आप फिर आप देश के अंदर ही घुस जाएंगे, तो ये माना जाता है। तो ये मतलब आपको पहला, ये अंदरूनी जल वो जल है जो जमीन की सीमा के अंदर का जलाशय और नदियां जहां गिरती हैं वो होता है, ठीक है ना। हाँ, फिर दूसरा जो पार्ट होता है, अब देखिए ये जो आपका 4 भाग में पृथ्वी को जल तोड़ा है ना, तो पहला हो गया अंदरूनी इंटरनल, दूसरा कहलाता है क्षेत्रीय जल या टेरिटोरियल वाटर। अब ये यहाँ से शुरू होता है अब आपका वो मतलब कि विभाजन, जैसे जैसे ये देखिए, ये आपका यहाँ पे बेस लाइन बनी हुई है ना, देखिए ये मैं आपको बता, देखिए अब मान लीजिए ये लैंड हो गया, ठीक है, ये आपको लैंड है, ठीक है। अब आपने मान लीजिए कि आपका यहाँ से तट इवन हो गया, तो आपने ये वाली जो रेखा है ये आपने बेस लाइन बना दिया है, ठीक है ना, ये बेस लाइन लिखा भी हुआ है, बेस लाइन, ठीक है। अब बेस लाइन से जो 12 नॉटिकल माइल होता है, अब आपको मालूम है कि एक नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। तो जो 12 नॉटिकल माइल का समुद्र के अंदर का क्षेत्र, अब इधर जाएंगे तो समुद्र, इधर आप इधर जाओगे तो समुद्र पड़ेगा। तो जो समुद्र के अंदर का 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र है, वो कहलाता है टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल वाटर, ठीक है ना। तो दूसरा, पहला मैंने आपको बेस लाइन के अंदर का, अब जैसे ये बेस लाइन, अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आकर के नदी गिर रही है, या यहाँ पे मान लीजिए कोई जलाशय हो गया तुरंत समुद्र के बगल में, या बैक वाटर जो होता है वो हो गया, तो वो सारा चीज आपका बेस लाइन के अंदर, तो इंटरनल यहाँ पे जो होगा, ये आपका बेस लाइन के इधर होगा, ये आपका कहलाएगा इंटरनल वाटर, इंटरनल वाटर। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का होगा तो ये आपका कहलाएगा टेरिटोरियल वाटर, या इसी को हम लोग हिंदी में क्षेत्रीय जल कहते हैं, ठीक है ना, क्षेत्रीय जल। ये बता दिया मैं, तट से समुद्र 12 समुद्री मील तक होता है, 12 नॉटिकल माइल तक चलता है, ठीक है ना। अब अगर हम इसके देखें कि अधिकार क्या है, तो देखिए इस क्षेत्र में विदेशी नौकायन का निश्चल शांति से परिवहन का अधिकार है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई विदेशी नौकायन है और जिसको उस नौकायन को अगर भारत परमिशन देता है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे आराम से आ सकती है। लेकिन तटीय राज्य आपातकालीन स्थिति में कुछ हद सीमा तक इसे रोका भी जा सकता है, क्योंकि ये 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया है। अब अगर आगे की हम बात करें अगला, तो अब अगर आप देखिए यहाँ पे, तो ये आपका 12 नॉटिकल माइल हो गया, याद रखिए, बेस लाइन याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। बेस लाइन से 12 नॉटिकल लाइन तक टेरिटोरियल वाटर, और अगर हम बेस लाइन से 12 और 12 जोड़ दे, मतलब बेस लाइन से अगर हम 24 चले जाएंगे, बेस लाइन से ये बना भी है, बेस लाइन से अगर आप 24 चले जाएंगे, तो ये यहाँ तक का पूरा क्षेत्र आपका कहलाएगा, इसको कहते हैं कॉन्टिजियस वाटर जोन, या कॉन्टिजियस वाटर भी कह सकते हैं। दो चीजें रखिए, या तो आप अगर बेस लाइन से नापना चाहते हो तो 24 नॉटिकल माइल बोलोगे, और अगर आप टेरिटोरियल सी, जहाँ पे जो टेरिटोरियल सी की जो बाउंड्री है वहां से नापना चाहते हो तो फिर आप 12 बोलोगे,
ठीक है ना। मतलब कि बेस लाइन से 24, लेकिन जो टेरिटोरियल सी की बाउंड्री है वहां से 12, तो ये कहलाता है आपका कॉन्टिगियस जोन। अब ये निकटवर्ती, हिंदी में निकटवर्ती क्षेत्र होता है। अब इसमें क्या आप कहते हैं, तो देखिए क्षेत्रीय जल के अंदर 12 समुद्री मील आगे तक का क्षेत्र कहलाता है, या तट से या बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल होगा, ठीक है। अब इस क्षेत्र में तटीय राज्य, जो उस तटीय राज्य है, वो 4 बिंदुओं पर अपना कानून लागू कर सकता है। मतलब कि आप ऐसा देख रहे हैं कि जो यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर तक, अब देखिए बेस लाइन तक तो भैया आपका टोटल समुद्र है, कोई अब 100% कानून आपका लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई विदेशी जहाज भी आपके इंटरनल वाटर में घुस नहीं सकेगा, अगर घुसेगा उड़ा देना, ठीक है। टेरिटोरियल वाटर तट से 12 नॉटिकल माइल तक, यहाँ कोई विदेशी जहाज आएगा आपकी परमिशन के साथ आएगा, और आप अगर आपातकाल आप लगा है, कुछ आपको इमरजेंसी लग रही है, तो आप इससे प्रतिबंधित भी कर सकते हैं। विदेश जो आपका विदेशी जहाज है, कोई भी मान लीजिए पाकिस्तान का घुसा है, वो नहीं घुसेगा, ठीक है ना। अब जो निकटवर्ती कॉन्टिजियस जोन है वो आपका तट से 24 नॉटिकल माइल, या जो आपका टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री है वहां से 12 नॉटिकल माइल, तो यहाँ पे आप ना 4 बिंदुओं पर आप अपना कानून लगा सकते हैं। बाकी और बिंदुओं पर किसका कानून लगेगा, और बिंदुओं पर अंतरराष्ट्रीय कानून लगेगा, इंक्लॉस का कानून लगेगा, ठीक है ना। लेकिन 4 बिंदुओं पर आप अपना कानून लगा सकते हैं, जैसे प्रदूषण के नाम पे आप टैक्स लगा दो, या फिर कर के नाम पे आप टैक्स लगा दो, कि आप भाई प्रदूषण के नाम पे लगा दो कि भाई आप आ रहे हैं, आपके कारण जल प्रदूषित हुआ, टैक्स लगा दो। या फिर आप अंदर घुसने के लिए टैक्स लगा दो, नहीं आप एंट्री टैक्स मान लीजिए, तो उस तरह का टैक्स लगा दो। या सीमा शुल्क लगा दो, कि आपके रास्ते से व्यापार हो रहा है तो आप सीमा शुल्क लगा दो। या आप प्रवासन, मतलब आपके रास्ते से होकर के गुजरा है, तो इस 4 बिंदुओं पर आप अपना टैक्स लगा सकते हैं। बाकी आप व्यापार को रोक नहीं सकते, आपातकाल भले ही आपको हो, आप क्षेत्रीय टेरिटोरियल वाटर में आपातकाल में विदेशी नौकायन को रोक सकते हैं, लेकिन कॉन्टिजियस जोन में आपातकाल भले ही आपकी कोई दिक्कत हो, आप यहाँ पे आप विदेशी नौकायन को आप रोक नहीं सकते, ठीक है। और फिर लास्ट जो आपका होता है, ये कहलाता आरक्षित आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है दोस्तों, ये आपका कहलाता है, अगर आप देखो वही है, अगर आप बेस लाइन से जाओगे तो आपका टोटल ये 200 नॉटिकल माइल तक जाता है, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक जाता है। अगर आपको कॉन्टिजियस जोन से जाना है तो फिर 200 में से 24 हटा दो, तो जितना आपका बचेगा वो आपका लगभग 176 नॉटिकल माइल, तो वो आपका कॉन्टिजियस जोन बाउंड्री से होगा। अब तो बेस लाइन से याद रखो, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वाटर, और आपका बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल कॉन्टिजियस जोन, और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ जाता है। और 200 नॉटिकल माइल के आगे का जो सी है वो हाई सी कहलाता है। यहाँ पे स्वतंत्र नौकायन होगा, स्वतंत्र नावें जाएंगी, चाहे तो यहाँ पे कोई, आप यहाँ पे आप जस्ट 200 नॉटिकल माइल के बाद आकर के कोई आपके अंदर खनिज तेल निकाल सकता है, खनिज पदार्थ निकाल सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि फिर ये जो कहलाता है हाई सी, वो आपका इंटरनेशनल वाटर बॉडी है, उस पे किसी देश का अधिकार नहीं है, बल्कि सभी देश का समान अधिकार हो जाता है, ठीक है। अब आप आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आप क्या कर सकते हो, तो वो बताता है कि तट से 200 नॉटिकल मील के बाहर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो तटीय राज्य को केवल आर्थिक संसाधन का अधिकार होता है, कि भैया अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इस वाले एरिया में मान लीजिए कि यहाँ पे तेल निकला, बहुत सारा तेल की वो निकल गई, खदान निकल गई, या मान लीजिए कोई खनिज संशोधन निकल गया, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए कि भारत की बेसलाइन, भारत की बाउंड्री, तो अगर यहाँ पे कोई भी खनिज संसाधन निकलेगा, तो इसका ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक अधिकार, उसको उसका एक्सक्लूसिव राइट है इंडिया का, कि वही सिर्फ यहाँ पे माइनिंग कर सकता है। यहाँ पे चाइना, पाकिस्तान या अमेरिका आके माइनिंग नहीं करेगा आपके 200 नॉटिकल। आपको लगता है कि जरूरत है तो आप निकाल लो, नहीं लगता है तो भरा रहेगा, कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है ना। मतलब कि दो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जितने भी आर्थिक संसाधन है, उसका अनन्य अधिकार उस तट राज्य का होता है। विदेशी राज्य जाकर के यहाँ माइनिंग वाइनिंग कुछ नहीं कर सकता। अगर आप, हाँ आपकी परमिशन है, आप टैक्स लगा दो, बेच दो, वो फिर आपकी इच्छा है, लेकिन अधिकार किसका है, वो उस तटीय राज्य यानी भारत का अधिकार रहेगा, ठीक है। उसके बाद परंतु इस क्षेत्र में विदेशी नौकायन, विमानन का आवागमन का स्वतंत्र अधिकार होगा, और समुद्र के फर्श पर हाँ संचार लगाने का भी अधिकार होगा। मतलब कि इस यहाँ पे आप कोई अगर जहाज आते हैं, विदेशी नौकायन होता है, तो वो कर सकते हैं, आप रोक नहीं सकते। कोई अगर अपनी, जैसे आपको मालूम है कि जो इंटरनेट की तारें हैं बड़ी बड़ी, वो समुद्र के अंदर ही बिछी हुई है ना। पूरे विश्व, मतलब पूरे विश्व को तो इंटरनेट के तारों से जोड़ा गया, तो यहाँ पे कोई तार बिछाना चाहता है तो आप रोक नहीं सकते। लेकिन अगर आपके कॉन्टिन्यूस
सॉरी कॉन्टिजियस जोन से जाता है, टेरिटोरियल सी से जाता है, तो आप रोक भी सकते हो, और अगर नहीं रोकना चाहते तो टैक्स लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप विदेशी नौकायन में आप टैक्स नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये 4 भाग थे जो कि आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी, आप जो पृथ्वी के 4 तरह के, एक हो गए इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिग्यूअस वाटर जोन, और आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये आपका 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो पहला जो आपको मैंने बताया ये पृथ्वी के 4 ये हो गया। उसके बाद ये तो आपको समझ में आ गया कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ये समुद्र में जितने भी आपके आर्थिक संसाधन उसका प्रशासन करेगा। ये तो ये आपका जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी 1982 का है, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ। अब जो आपका दूसरा है ये आपका है आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम इसको देख लेते हैं, फिर अपना शुरू करते हैं आपका तटीय सुरक्षा, ठीक है। अब देखो इसका है आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आईएमओ कहते हैं। ये क्या काम करता है, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक बॉडी है, ठीक है ना। ये जितना भी जलयानों का यातायात है समुद्र में, हाई सी में होता है, उसको रेगुलेट करता है, नियम कानून बनाता है। कोई दिक्कत हो, कोई विवाद हो तो उसका हल करता है, ठीक है। ये बॉडी बनी कब, तो ये 1958 में इसका गठन किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये लंदन में ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और 1 साल बाद ही 1959 में भारत इसका सदस्य बन गया था आईएमओ का, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं अपना भारत की तटीय सीमा। क्योंकि अभी मैं ना, अगर आपको मैं ये जोन ना बताया होता इंटरनल वाटर ना, तो आप फिर समझ ही नहीं पाते कि कैसे आपको कहाँ तक आप तट मानेंगे, कि कहाँ फिर आपकी नेवी बैठेगी, कहाँ आपकी कोस्ट गार्ड बैठेगी, आपकी कोस्टल पुलिस बैठेगी। तो ये चीजें अब आपको समझ में आ जाएगा, कि मैं आपको अभी अभी पूरा कंप्लीट आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर हम भारत की तटीय सीमा की अगर बात करें, तो पहले देख लेते हैं कि किन किन बिंदुओं के तहत इस मैं आपसे चर्चा करूंगा। पहले मैं आपको आकार में थोड़ा प्रकृति बता दूंगा, ठीक है। फिर भाई तटवर्ती सीमा सुरक्षा, भाई क्या क्या सीमा सुरक्षा, आतंकवादी सुरक्षा है, आपका तस्करी होती है, ये सब मैं बता दूंगा। उसके बाद है भाई प्रबंधन, आपके भैया आप सुरक्षा चुनौती थे, तो भाई आपने क्या क्या स्टेप लिए, क्या क्या प्रयास किए, तो वो आपको बता देंगे। फिर एक समुद्री लुटेरे का प्रबंधन बात आती है। अब समुद्री लुटेरे इसलिए यहाँ पे पढ़ना है कि क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है ना, कि आपको मालूम है सोमालिया जैसे देश है, या जितने भी अफ्रीका के तटीय देश है, वहां जब भारत का जो व्यापारिक जहाज जाता है, वो उसको हाईजैक कर लेते हैं। तो थोड़ा आपको इंटरनल, कभी कभी वो हाईजैक कर लेते हैं, कभी कभी आपके बाउंड्री में घुस जाते हैं समुद्री लुटेरे। तो इसको थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट मुद्दा। फिर कूटनीतिक प्रबंधन, क्या है आपने कौन कौन से समझौते, कैसा आपने कूटनीतिक प्रबंधन किया है। और ये प्रोजेक्ट मौसम जो भारत सरकार ने चलाया है, प्रोजेक्ट मौसम हिंद महासागर के लिए स्पेशल, तो वो पढ़ूंगा। ये आपका करंट का टॉपिक और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला आकार प्राकृतिक। आपको मालूम है कि जो आपका भारत है, ये आपको मान लो, ऐसे मैंने रफ डायग्राम बना दिया भारत का, ठीक है ना। ये आपका जो रफ डायग्राम ऐसा भारत हो गया, ठीक है। अब आपको मालूम है कि ये जो भारत है, इसकी अगर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से गुजरात से शुरू होता है, ठीक है। तो पहले नंबर पे गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरल, उसके बाद यहाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो आप ये गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राज्य हैं जिनकी तटीय सीमा हिंद महासागर से छूती है, ठीक है। उसके बाद जब आप इधर आएंगे, तो इधर फिर आपको नॉर्थ ईस्ट का कोई भी राज्य तटीय सीमा मतलब पानी से नहीं छूता है, ठीक है ना। तो आपको जितना भी ये तटीय सीमा सुरक्षा करनी है, ये 9 राज्यों से जुड़ी होगी। बाकी को क्या, आप बोलोगे मध्य प्रदेश, बोलोगे छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है ना, झारखंड, तो ये इनकी जरूरत नहीं है। और ऊपर से ऊपर वाले राज्य हैं, तो वो तट सीमा से तो छूते नहीं, वो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री उनकी पड़ती है, तो उधर का ना, तो आपको ऊपर के राज्य, ये 9 राज्य से जुड़े आपको पढ़ना है। तो अगर आप इन 9 राज्य का देख लें, और उसके अलावा आपका एक ये लक्षद्वीप वाला पार्ट, और दूसरा आपका ये हो गया अंडमान निकोबार, क्योंकि ये भी देश भारत देश का हिस्सा है। तो इसकी इन तीन मतलब 9 राज्य, और दो आपका ये दोनों यूटी है, यूनियन टेरिटरी, तो इन दोनों का मतलब 11 का आपको प्रबंधन करना है। तो अगर हम इसकी तटीय सीमा, इसकी और इसकी सबकी मिला देंगे, तो अगर हम मुख्य भूमि की बात करेंगे, तो 6100 किलोमीटर आपकी मुख्य भूमि ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक जाती है। और अगर आप लक्षद्वीप और ये सब का मिला लेते हैं, तो टोटल आपकी कोस्ट सीमा भारत की 7516 किलोमीटर पड़ जाती है, ठीक है ना। और ये अब ये क्या है, ये छिद्र सीमा है। अब तटीय सीमा तो आपको मालूम है कि आप अगर ताक बैठोगे नहीं बंदूक लेकर के, अगर नेवी वहां पे बंदूक ताने बैठे ना, बीच बीच में अपना पनडुब्बी जहाज डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट लेकर ना घूमे ना, तो कब के समुद्री लुटेरे देश के अंदर है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा में आप दीवार खड़ी कर सकते हो, आप वहां पे लेजर लगा सकते हो, मिसाइल लगा सकते हो, S-400 लगा सकते हो। आप अगर नहीं भी हो ना, तो आपकी अनुपस्थिति में वहां मिसाइल मशीनें काम कर देती हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेजर लगा दिए, कोई घुसा टू टू टू
टू आवाज आने लग गई, मिसाइल अपने से छूट गई, बंदूक अपने से चल गई, मर जाता है, ठीक है ना। लेकिन तटीय सुरक्षा में अभी इतनी हाई टेक्नोलॉजी राडार वगैरह लगे हैं, लेकिन वहां पे फिर भी गश्ती करनी पड़ती है। क्यों गश्ती करनी पड़ती है? क्योंकि भैया समुद्र 2 किलोमीटर नीचे गहरा है, 2 किलोमीटर तक कोई राडार काम नहीं करता है। तो को पता चला कोई समुद्र के निचले तट से, जमीन से लगे लगे पहाड़ों से घुस करके आ गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। और यही चीज आप देखेंगे 2008 में जब मुंबई हमला हुआ था, तो कसाब यही रास्ते आया था, हमको पता नहीं चला था। ये हमारी फेल्योर है, मैं आपको पूरा भी पढ़ाऊंगा ये सब चीजें, है ना। तो ये छिद्र सीमा आसानी से आर पार की जा सकती है, तो ये आपका आकार एवं प्रकृति। अब देख लेते हैं कि भैया तटवर्ती सीमा सुरक्षा चुनौती क्या क्या है, ठीक है। तो पहला है आतंकवादी, आतंकियों की घुसपैठ। 2008 में मुंबई हमला हुआ था, आपको मालूम है 166 लोग मरे थे, ठीक है ना। कई सारे सेना के जवान और पुलिस जवान शहीद हो गए थे, ठीक है। तो पहली सीमा सुरक्षा हो कि आतंकवादी घुस आते हैं, और ये घुस आते हैं ज्यादातर आपको मालूम है पाकिस्तानी वाले, ठीक है, जो आतंकवादी है वो। दूसरा है मछुआरों की गिरफ्तारी। अब क्या होता है ना कि ये भैया आपने जैसे इंटरनेशनल बॉडी आप बता दिया भाई ये बेस लाइन है, ये आपका टेरिtorial वाटर कौन सी, यहाँ तक आप इकोनॉमिक है, ठीक है। मछली का पकड़ने वाली जो है वो आपका इकोनॉमी, मछली एक आर्थिक संसाधन है, तो वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक चला जाते हैं, मतलब वो 200 नॉटिकल में। अब भैया वहां पे कोई दीवार थोड़ी ना खड़ी है कि उनको पता है कि भैया इसके आगे नहीं जाना है, कोई नहीं है ऐसा, वहां पे कुछ नहीं लगा। भैया वो पकड़ते पकड़ते उनकी जहाज निकल गई आगे। अब वो आपको मालूम है कि यहाँ पे निकली, अब जैसे देखिए यहाँ पे है ये मान लीजिए भारत है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पढ़ते पकड़ते बेचारा गया, अब यहाँ से 200 नॉटिकल माइल, अब यहाँ से उसको पता नहीं चला कि भैया हम पाकिस्तान, पाकिस्तान वाला गिरफ्तार कर लिया कि भैया आप हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसी तरह यहाँ पे अब जैसे देखिए होता क्या है ना कि जैसे मान लो कि आप यहाँ से बता सकते हो पाकिस्तान को भाई 200 नॉटिकल माइल तक नहीं आना, क्योंकि खूब बड़ा समुद्र। लेकिन भाई ये श्रीलंका है, मान लीजिए ये श्रीलंका है, ठीक है। अब भारत की इस बाउंड्री और श्रीलंका की इस बाउंड्री के बीच में 100 नॉटिकल माइल की तो दूरी ही है। फिर भैया फिर आप अपना कैसा करोगे भैया, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो आपका 200 नॉटिकल माइल तक जाता है। तो इसलिए फिर वो आपका अनक्लॉज ही बोलता है कि जब किसी दो देश के बीच में कम बाउंड्री हो, 200 नॉटिकल माइल से कम बाउंड्री हो, तो कुछ नहीं करना है, जितनी बाउंड्री होगी उसकी आधी आधी कर लेना, आधी आधी कर लेना। तो 50 नॉटिकल माइल भारत का और 50 नॉटिकल माइल श्रीलंका का हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बाउंड्री तो है नहीं, पता चला यहाँ तमिलनाडु वाला कोई मछुआरा आया पकड़नी, मछली पकड़ने, पकड़ते पकड़ते वो श्रीलंका की जोन में चला गया, श्रीलंका और पुलिस गिरफ्तार कर ली उसकी। तो एक हो जाता है। हाँ, तो ये तो मान लो हमारी तरह। अब होता क्या है ना, लेकिन इससे भाई अगर श्रीलंका वाला भारतीय मछुआरे को गिरफ्तार करेगा तो इससे तो कोई इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में नहीं ना। लेकिन मान लीजिए श्रीलंका वाला कोई मछुआरा, तो वो मछुआरे के नाम पे हो सकता है कोई आतंकवादी हो, वो घुस गया पाकिस्तान भारत के क्षेत्र में, और मछली पकड़ते पकड़ते भारत के क्षेत्र में घुसते घुसते फिर हमारी पुलिस नेवी ने नहीं पकड़ा, तो वो फिर अंदर घुस आया। जैसे आपको मालूम है कि कई सारे आ जाते हैं मछुआरे हर साल, 50 100 1000 2000 पाकिस्तान के मछुआरे हम पकड़ लेते हैं, इसी तरह पाकिस्तान के साथ होता है। तो पहली जो आपकी समस्या थी वो हमने आतंकवाद की घुसपैठ देख लिया, दूसरी मछुआरे की घुसपैठ देख ली, क्योंकि ये तस्करी भी कर लेते हैं, ठीक है। अब बताता है इनको आईएसआई एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये मछुआरों को, उनके नौकायन की तस्करी हो जाती है, हथियार भेज दिए जाते हैं इन मछुआरों के साथ, आतंक भेजने, आतंकवादियों को भेजा। अब आपको मालूम हो कि जो कसाब आया था उनके साथ जो 8-10 आतंकवादी आए थे, उन्होंने क्या किया, आप देखिएगा पिक्चर 26/11 मुंबई हमला पिक्चर बहुत अच्छी है। तो इसमें आप अच्छी का मतलब पता चलता है आपको इतिहास में, अभी इस तरह नहीं अच्छी कि हमारे हमला हो गया, मैं इसका संदर्भ बोलना, मतलब पता चलता है आपको इतिहास के बारे में कि किस तरह ये आया था। आपको तो वहां पे आपको फील होगा कि बताइए कि समुद्र तट के सहारे कैसे देश की इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में आ गई, तो उसको आप देखिएगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है। तो वो जो हालांकि बहुतों ने देखा ही होगा, तो वो जो आए थे, तो वो जो कसाब वाले आतंकवादी आए थे, उनको वहां के मछुआरे ने उनको भारतीय सीमा तक छोड़ा। फिर जैसे ही भारतीय सीमा में इंटर किए, तो वो एक भारतीय जहाज को उन्होंने किडनैप कर लिया, मतलब भारतीय जहाज को हाईजैक कर लिया। उसके जो मछुआरे थे, उस जहाज के भारतीय मछुआरे थे, उनको बंदूक से डरवा करके भारतीय सीमा तक घुसे, और जैसे सीमा के अंदर आ गए, अब भारतीय जहाज, अब वो ना आतंकवादी बैठे थे भारतीय जहाज में, अब भारतीय जहाज को लाइसेंस था, तो नेवी वाले ने उनको देख करके, अब जान नहीं पाए कि ये मतलब भारतीय जहाज है तो ये ऐसे आ सकते हैं, तो उनको आने दिया, एंट्री दे दी। अब भारतीय जहाज में आतंकवादी बैठ करके आ गए, और जैसे ही वो तट के किनारे आ गए, उनको जहाज के अंदर ही मार दिया गया, और तट के किनारे उन्होंने लैंड किया, और तट से ही अपना अंदर आ गए, और हम गोलीबारी करने लगे, आप समझ रहे हैं ना। तो ये जो बता रही, तो ये तो भाई आपका जो पाकिस्तानी है, जो मछुआरे हैं, तो वो किया जाता है, ये हथियार आतंकी भेजने में इनका प्रयोग किया जाता है। पाक द्वारा भारतीय नौका आतंकी हमले में प्रयोग किया गया था। अब आगे देख लेते हैं। फिर अगला आपका कि द्वीपीय, अब जैसे कोई द्वीपीय क्षेत्र, आपको मालूम है द्वीपीय
ठीक है। द्वीपीय क्षेत्र, अब द्वीपीय क्षेत्र जैसे मान लीजिए अंडमान और निकोबार, जैसे ये लक्षद्वीप हो गया इधर, और मान लीजिए इधर अंडमान निकोबार। अब देखिए लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में क्या बोलता है कि द्वीपीय क्षेत्र में मुख्य भूमि से दूर निर्जन का लाभ उठाकर आतंकवादी तस्करी का, अब जैसे आपको मालूम है कि लक्षद्वीप है, ठीक है ना, लक्षद्वीप में बहुत सारे लगभग 36-30, ठीक है ना, और उसी तरह अंडमान निकोबार में भी, अब जैसे यहाँ पे लिखा है अंडमान निकोबार में 572 द्वीप है। अब 572 द्वीप में 536 में तो कोई रहता ही नहीं है, मानव ही नहीं रहते, खाली ये निर्जन पड़ा हुआ। अब है भी ये 100 150 वर्ग मीटर के तो है ही, छोटे छोटे में आप एक दो घर बना सकती हैं, बस इतना ही ज्यादा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो भाई 536 तो निर्जन वहां रहते नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यहाँ रुक करके अपना आतंकी ठिकाना बना लेते हैं, एक रुकने का स्थान बना लेते हैं। अब भारतीय क्षेत्र में कोई आतंकवादी रुकेगा तो वो एक तो इंटरनेशनल छवि खराब होगी कि भारतीय क्षेत्र का, भारतीय जमीन का उपयोग आतंकवाद के लिए किया जाए। दूसरा, वो आपके क्षेत्र में रुक करके अगर आपकी वहां पे कोई बम लगा दे, उड़ा दे, या वहां पे रुक करके, जैसे मान लीजिए भारत में हमला किया, फिर वो भागने को किया, मान लीजिए सोमालिया के लुटेरे हैं, वो भागने को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे आए, अब मान लीजिए कि यहाँ तक, यहाँ पे लक्षद्वीप है, अब यहाँ सोमालिया, यहाँ आपको मालूम है कि अफ्रीका है, ठीक है। अब लुटेरे आए यहाँ तक आए, हमला किए, उसके बाद यहाँ आए लक्षद्वीप के एक निर्जन में बैठ बैठ गए, पता ही नहीं चला नेवी को, लो उसके बाद थोड़ा आराम किए फिर चले गए। तो जो निर्जन क्षेत्र है ना, वो बता रहा है कि द्वीपीय द्वीपीय क्षेत्र से जो मुख्य भूमि, ये भारत की मुख्य भूमि से दूर जो निर्जन का लाभ उठाकर आतंकवादियों और तस्करियों द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है ना, इन निर्जन क्षेत्रों का प्रयोग किया। हालांकि फिर बाद में कानून बना दिया गया कि कोई भी निर्जन, यहाँ तक कि भारतीय भी अगर उस वाले जहाँ पे प्रतिबंधी, यहाँ पे जितने हैं ना 536, इन सबको प्रतिबंधित किया गया कि यहाँ पे एंट्री ही नहीं अलाउड है, भारतीयों की एंट्री नहीं अलाउड है, क्योंकि अगर हम एंट्री अलाउड कर देंगे आतंकवादी आ जाएगा, तो अगर एंट्री कोई पाया सीधे उसको गिरफ्तार कर लेंगे, आप समझ रहे हैं, तो ये वाली। फिर अंडमान निकोबार में अवैध प्रवास, वही अवैध आ जाते हैं, और नृजाति संघर्ष की संभावना अंडमान निकोबार में 572 द्वीपों से 536 मारा है। फिर है समुद्री लुटेरों की समस्या, मैंने आपको बता दिया, तो एक होगी आतंकवादियों की समस्या, मछुआरों की समस्या, और दूसरा जो द्वीपी निर्जन द्वीप है उनकी समस्या, और फिर लुटेरों की समस्या। ये लक्षद्वीप द्वीप और अदन की खाड़ी में समुद्री लुटेरों की खूब वृद्धि हुई है, और जितना भी भारतीय जहाज वहाज जाता है, अभी मैं आपको घटना बताऊंगा, भारतीय जहाज का हाईजैक कर लिए थे, उसके बाद नेवी गई थी तो छुड़ाई। तो ये ऐसे, उसके अलावा देखें तो हिंद महासागर में विश्व की महाशक्ति की उपस्थिति, अब सही बात है, अब अगर श्रीलंका में आपका हम्बनटोटा में चाइना आके बैठ जाए, वो अपना रडार लगा देगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये भारत की बाउंड्री है, ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका श्रीलंका है, यहाँ पे हम्बनटोटा, आप मालूम है चाइना की टेक्नोलॉजी, यहाँ पे चाइना रडार लगा दिया, ये आपका इसरो सेंटर उसके कंट्रोल में, ये आपके बालासोर, ये आपका जो अब्दुल कलाम द्वीप है, ये सारे जो मिसाइल टेस्टिंग रेंज है, ये इसके कंट्रोल पे आ गए। यहाँ पे आपने बढ़िया जितने भी न्यूक्लियर वो प्लांट लगा लेते, जो कुड़ाईकुलम का कल्पक्कम कहेगा, जितने भी हैं सब उसके रडार में। भैया उसको आपके देश की सारी गुप्त सूचना मिल रही है, भैया फिर आपकी इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में आएगी कि नहीं आएगी? उसको कुछ नहीं करना है, वो भेज देगा आपके पास। जानते हैं कि जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने हाई सेंसिटिव जोन कहलाते हैं, यहाँ पे कोई नहीं एंट्री कर, वो एक कोई भी साइबर अटैक कर देगा आपका न्यूक्लियर, वो सब वो कंप्यूटर द्वारा तो कंप्यूटराइज होते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ हो गया, अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, ये एक तरह से ना न्यूक्लियर बम के घर आ हैं। अगर इनका थोड़ा भी मिसमैनेजमेंट हुआ, जैसे फुशिकामा आप देखे होंगे जापान में हुआ था, है ना, तो इस तरह के जो अगर बम विस्फोट होते देश के देश उड़ जाते हैं, तो ये है। उसके बाद आपको बताओ कि ये म्यांमार है, अंडमान निकोबार के ऊपर म्यांमार है, कुक्को द्वीप है, यहाँ भी चीना के आपकी चीन की उपस्थिति है, ठीक है ना। तो ये वही बता रहा है कि हिंद महासागर में जितने, और यहाँ पे आपको ड्यू गार्सिया बताऊंगा, फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे द्वीप है जहाँ पे ब्रिटेन बैठा है, अमेरिका बैठा है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ सेशल्स है, तो वहाँ भी चाइना बैठा है, तो इतने सारे द्वीप है वहाँ पे। अगर वहाँ पे महाशक्तियाँ चाइना और मान लीजिए रूस से खतरा नहीं है, अमेरिका जैसे आके बैठ जाएगा, तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे पता चला अमेरिका है, कोई दिक्कत, उसको विवाद हो गया, अमेरिका यहाँ पे डेगोर्सियम बैठा है, लगा दिया एक ठो आपकी वो आपका इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, दिल्ली को उड़ा दिया। इस तरह करके तो भाई यहाँ पे इनके भाई यहाँ के बैठते नहीं है, पूरा अपना जो असला बारूद है सब लेकर बैठते हैं, समझ रहे हैं ना। आज अमेरिका की इतनी बड़ी उसकी मतलब की सैन्य शक्ति है कि वो पूरे विश्व में भले है अमेरिका यहीं पे ही, यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, भले पूरे विश्व में अगर उसको किसी भी देश में अटैक करना, वो 10 मिनट के अंदर कर देगा, इतना ज्यादा उसने पूरे विश्व में अपना असला बारूद और अपना सैन्य ठिकाना फैला के रखा है, ठीक है।
जैसे ड्यूक और से हमें यूएसए की उपस्थिति, उसके बाद है चीन की उपस्थिति से उत्पन्न खतरे। अब जैसे चीन की उपस्थिति, जैसे लिखा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रूट और ओबोर की उपस्थिति। अब आपको मालूम है, जैसे मैं आपको बता दूं, ये जैसे अब चाइना का क्या है, चाइना अपने आप देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ, चाइना कहता है कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल उसकी जो पॉलिसी है, चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, स्ट्रिंग मतलब होता है माला, और पर्ल मतलब मोती, मोतियों की माला नीति बोलता है इसको। तो ये कहता है कि ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी, ये पूरी तरह इकोनॉमिक पॉलिसी है, कि हम चाइना को विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों से जोड़ने के लिए रूट तैयार करेंगे और अपना सामान बेचेंगे, ठीक है, ये कहता है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे नजरिए से देखिए ना, तो ये एक तरह से भारत की कर रहा है घेराबंदी। कैसे देखिए, इसने ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रूट है, ये इसकी मतलब कि वो अम्ब्रेला अम्ब्रेला योजना है, ठीक है। इसके अंतर्गत का ये सी पैक है, आपका म्यांमार वाला तो एम पैक में आपको बताया था, ठीक है ना। तो ये अम्ब्रेला योजना। तो अब देखिए, ये हो गया आपका चाइना, ये आपका इधर पूरा चाइना हो गया, ठीक है ना। अब ये चाइना से यहाँ पे इसने सी पैक के थ्रू आपका ये ग्वादर, ये आपको मालूम पाकिस्तान का ग्वादर, ये सी पैक है। तो सी पैक से इसने अपने चाइना के यहाँ पे वो जिनजियान प्रांत है, तो यहाँ से इसने चाइना से सी पैक के सारे पाकिस्तान आए, ठीक है। फिर इसने ये पाकिस्तान आया, ठीक है। अब ये यहाँ से इसने घेराबंदी किया भारत, और ये वाला इलाका भारत का है, ठीक है। उसके बाद फिर ये यहाँ से सी रूट लेते लेते ये श्रीलंका के हम्बनटोटा और कोलंबो एयरपोर्ट में अपना सैन्य अड्डा बना रखा है। उसके बाद जैसे ही आप ये जाएंगे, तो इसने ना बांग्लादेश के चितगांव एयरपोर्ट को अपना ठिकाना बना रखा है, यहाँ पे अपनी मिलिट्री स्थापित। उसके बाद जब आप म्यांमार जाएंगे, तो म्यांमार का सिटवे एयरपोर्ट में, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे ये मलक्का की संधि में यहाँ जाते जाते फिर इसका ये तो हानान वाला प्रोविंस ही है, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, यहाँ से इसने पूरा भारत को घेर लिया। अब आप ये बताओ कि आपको भारत को घेर लिया, यहाँ पे सारी सूचना है, इसको कभी भी आपको कुछ भी इसको हंगाम मतलब कि हमला करना हो, तुरंत कर दिया। वैसे भी सीमा में विवाद होते रहते हैं। मतलब आप ये ना सोचिए कि अगर चाइना के साथ 1962 में जो युद्ध हुआ था, तो सिर्फ यहाँ पे लद्दाख वाले एरिया और अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में युद्ध हुआ था 1900। क्यों? क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसने अपनी इस तरह की पॉलिसी। अब अगर आगे युद्ध होगा, आप समझिएगा, बड़ी ये सेंसिटिव मामला है। अब आगे युद्ध होगा, अगर मान लीजिए चाइना के खुदा ना करे, तो अगर होगा, तो ये लद्दाख बॉर्डर और अरुणाचल प्रदेश सीमा पे तो होगा ही होगा। उसके बाद चाइना का लंगोटिया यार है ये पाकिस्तान, तो ये यहाँ वाले एरिया में भी होगा। उसके साथ ये यहाँ पे, तो ये पूरे देश में एक साथ है, यहाँ से पूरा मिसाइल छोड़ देगा आपका। यहाँ से ये कोको द्वीप लिया है, तो यहाँ से मिसाइल छोड़ देगा चिड़गांव। मतलब आप ये समझिए कि पूरा भारत को अगर चाइना चाहेगा, अगर आप इसकी काउंटर पॉलिसी नहीं बनाते हैं, हालांकि भारत ने बनाया है, मैं अभी आपको इसको पढ़ा रहा हूँ, बताता, तो ये पूरा देश को नष्ट कर सकता है, ये चाइना है। और आपको मालूम है ये कितने साम्यवादी और मतलब एंटी इंडिया रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो था चीन की उपस्थिति, और ये इसका स्ट्रिंग और पर्ल रूट की उपस्थिति, एवं व्यापारिक गतिविधियों के साथ सैन्य गतिविधियां। अब ये कहता है कि हमारी ये जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी है, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम इकोनॉमी मतलब कि अपना इकोनॉमिक्स बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि इकोनॉमिक्स में तुमने बंदरगाह में तो अपने ठीक है गोदाम बना रखे, गोडाउन खूब बना रखे, साथ में भैया अपनी सैन्य क्षमता क्यों, अपनी चाइना लिबरेशन आर्मी उतार रखे हो। फिर जब आप उससे ये पूछे, तो वो कहता है कि ये हम इसलिए उतार रखे क्योंकि हम अपने सामानों की सुरक्षा। अरे अपने सामानों की सुरक्षा करने के लिए तो वहां पे नेवल बेस बना लोगे, वहां पे तुम रडार लगा दोगे, इतने हैवी रडार लगा देते कि 200 300 किलोमीटर तक पूरा एरिया इनके रडार में आ जाता है, ठीक है ना। पर हो गया। उसके बाद ये जैसे सिटवे म्यांमार का मैं भी बताया, चिटगांव आपका बांग्लादेश का, हम्बनटोटा श्रीलंका का, मराओ एटॉल ये मालदीव का, ये भी इसके कंट्रोल पे, ग्वादर पाकिस्तान, ये तो मालूम ही है। तो ये वाले एरिया में इसने चाइना ने पूरा कब्जा कर रखा है, और ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति मैं आपको बता दिया। अब चलिए मैं आपको दे दी कि चीन जो चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है ना, उसका जवाब देने के लिए सरकार ने, अब भारत सरकार भी ऐसे चुप थोड़ी ना बैठेगी, तो उसका जवाब देने के लिए सरकार ने भी अपने सैन्य जो आपकी तटीय सुरक्षा उसको बनाया। तो उसके लिए सागर हमारी सागर नीति बताए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल द रीजन वाली जो सागर पॉलिसी आती है इसमें। तो इसमें हमने क्या किया, जैसे देखो यहाँ पे ग्वादर में पाकिस्तान बैठा, तो हमने यहाँ चाबार में हम बैठ गए ईरान के, कोई दिक्कत नहीं। तुम यहाँ से उड़ाओगे, हम यहाँ से लगा के तुमको उड़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे हम्बन टोटल में ये बैठा है, मालदीप में हम बैठे ही है, उसके बाद ये लक्षद्वीप हमारा ही है, अंडमान निकोबार हमारा ही है। तो लक्षद्वीप में हमने बना रखा, अपने मालदीप में बना रखा था, हालांकि फिर बाद में अभियान हुआ है, लेकिन फिर से अब यहाँ पे सैन्य क्षमता बना रखे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने सेशल्स में अपना बना रखा, सेशल्स में हमारा ये जिबूती में, चाइना ने जिबूती में बना रखा, हमने सेशल्स में बना रखा था। उसके बाद अंडमान निकोबार है ही, पोर्ट विला है। उसके बाद हम
हम ये सिटवे पहले क्या था, पहले चाइना के साथ था, फिर उसका चाइना वो काउंटर टोट करके फिर भारत ने अपने ये, मैंने आपको कल ही बताया था ये, आपको कलादान प्रोजेक्ट वाला एरिया में आपको बताया था ना, तो ये आपका सिटवे एयरपोर्ट में हम बैठे, उसके बाद हमने मैत्री संबंध कर रखे हैं बांग्लादेश से, उसके बाद यहाँ पे हम बैठे, तो हमने भी इसको एक तरह से काउंटर करने की प्रयास किया है। तो पर अब जानते ही है कि हमारे एक तो हमारा बजट कम रहता है, ऊपर से हमारे यहाँ थोड़ा जो विकास की प्रक्रिया है वो धीमी रहती है। चाइना का क्या है, कोई विरोधी पार्टी नहीं है, तो वो प्लान बनाया, आज प्लान बना, और उसने अगर लिख दिया प्लान में कि 6 महीने के अंदर एग्जीक्यूट होगा, तो 5.5 महीने में ही काम प्लान उसका तैयार करके कंप्लीट हो जाता है। अब भारत में डेमोक्रेसी, विरोधी पार्टी, बजट नहीं है, प्लान आज बना, लिखा 6 महीने में एग्जीक्यूट करना है, तो भैया 6 साल लग जाते हैं एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। तो ये समस्या तो रहती है, ठीक है, पर काउंटर हमने भी ऐसे, चाइना अगर ऐसे है तो फिर हमने भी उसको ऐसे घेर रखा है, ठीक है। चलिए, अब चलिए देख लेते हैं कि अब देखिए तटीय सुरक्षा, भैया हमने आपको बताया कि हम पढ़ रहे हैं भारत की तटीय सुरक्षा, ठीक है। अब भैया आपको भारत की तटीय सुरक्षा पढ़ने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप तट सुरक्षा चाहते किससे हैं। जैसे आतंकवादी भेजता है और तस्करी होती है, उसके बाद मछुआरे की समस्या है, तो आखिर ये कोई आपका दुश्मन देश ही करेगा ना, कोई मतलब कि मित्र रखेगा नहीं। तो आपको, और दुश्मन देश के बारे में भी आपको पता है कि दुश्मन देश कौन है, पाकिस्तान और चाइना। तो अब उसमें भी पाकिस्तान तो उतना ज्यादा नहीं, वो सीमा पे करता है, लेकिन सबसे बड़ा जो आपको तटीय सुरक्षा से खतरा है वो है चाइना के साथ, ठीक है। क्योंकि आपकी जैसे वहां पे श्रीलंका बैठा है, तो श्रीलंका उतना अभी उतना ताकतवर नहीं है, बांग्लादेश के साथ भी आपके ठीक है, उतना वो नहीं, पाकिस्तान भी सीमा में करेगा, लेकिन जो है आपका दूर का पड़ोसी चाइना, वो सबसे लिए आपके लिए तटीय सुरक्षा के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो चाइना ने हमको घेर रखा है, क्योंकि अब देखिए चाइना तो यहाँ पे है, यहाँ पे चाइना बैठा है, ठीक है ना। अब चाइना के साथ तो भैया हमारा दो ही इलाका रहता है, एक आपका ये लद्दाख वाला एरिया और एक आपका अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, बाकी ये आपके बफर जोन के रूप में भूटान और म्यांमार काम कर देते हैं, ठीक है ना। तो चाइना, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ बहुत हिमालय की पहाड़ी है। अब हिमालय की पहाड़ी को पार करके अटैक करने की ताकत चाइना के सैनिकों में नहीं है, सैनिक नहीं, किसी भी सैनिकों में नहीं है कि इतना दूर जाके अटैक करें। यहाँ तो मतलब दुर्गम है, ये एक तरह से ना नेचुरल बाउंड्री खड़ी कर रखी है, मतलब हमारे लिए, ठीक है ना। वो अगर उसको मतलब अटैक करना है तो भैया वो यहाँ पे ना वो क्या करेगा कि पाकिस्तान को पकड़ा है, पाकिस्तान में अपना नेवल बेस बना लिया। उसके बाद, और वो जानते हैं चाइना और अमेरिका जैसे, रूस जैसे देश क्या होते हैं, ये युद्ध लड़ते हैं ना तो कभी अपनी जमीन में युद्ध नहीं लड़ते, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि हम अगर हम अपनी जमीन में युद्ध लड़ेंगे तो भैया उस देश को नुकसान होता है, साथ में अंतरराष्ट्रीय छवि खराब होती है। तो ये क्या है ना, ये कमजोर देश को पकड़ते हैं, वहां अपना बारूद असला ले जा करके वहां युद्ध लड़ते हैं, मतलब कि अपने फायदा दूसरे की जमीन पे रखकर, जिसको हम कहते हैं ना कि दूसरे के कंधे पे रख करके बंदूक चलाते, वही वाली स्थिति है। तो ये क्या है, जो आपका चाइना है ना, इसने क्या किया, पाकिस्तान पे अपना नेवल बेस बना रखा, श्रीलंका में बना रखा, बांग्लादेश पे बना रखा है, म्यांमार में बना रखा है, नेपाल में बना रखा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन यही भाई तटीय सुरक्षा आपको यही से न खतरा होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि हर जो सीमावर्ती देश है उनके साथ चाइना कहाँ कहाँ क्या क्या के लिए तटीय सुरक्षा चुनौती उत्पन्न कर सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि म्यांमार में चाइना आपके लिए किस तरह खतरे के लिए। तो देखियो, चीन म्यांमार के हिंगाइंग में नेवल बेस का निर्माण कर रहा, और अंडमान निकोबार के पास एक कोक्को द्वीप है जो पहले हमारा था, फिर बाद में इंदिरा गांधी ने आपको म्यांमार को दे दिया था, ठीक है। तो कोक्को द्वीप पर लिसनिंग पोर्ट उसने बना रखा है, मतलब कि एक तो उसने नेवल बेस बना रखा है हिंग में, और उसने एक लिसनिंग पोर्ट कोक्को द्वीप में बना रखा। अब जैसे ये आपका इंडिया है, यहाँ आपका अंडमान निकोबार है, और यहाँ से आपको मालूम है म्यांमार, यहाँ पे कोक्को द्वीप में इसने लिसनिंग लिसनिंग पोर्ट का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे इसने ऐसे अत्याधुनिक राडार और मशीनरी बना रखी है कि यहाँ पे इस वाले एरिया में कुछ भी गतिविधि होगी, आपका रेडियो, आपका संचार व्यवस्था, सरकार के जितने भी खुफिया कम्युनिकेशन नेटवर्क हैं, और जितने भी बालाकोट वाले जितने भी आपके यहाँ पे नहीं, आपको उड़ीसा में यहाँ पे आपको मिसाइल टेस्टिंग यहाँ इसरो सब ये सुन लेगा। आप जब सुन लेगा, आपकी गुप्त सूचना ही पता कर लेगा, तो फिर आपके अंदर ही ना घुस गया, मतलब भौतिक रूप से नहीं घुसा, लेकिन टेक्नोलॉजी के दम पे तो घुस ही गया। तो एक ही हो गया। दूसरा, 2020 में चीन ने म्यांमार के साथ डीप सी प्रोजेक्ट समझौता किया। अब डीप सी प्रोजेक्ट में क्या होता है, ये संसाधन, मतलब जो म्यांमार, अब म्यांमार की बॉडी भी कोस्टल होती है, तो जो कोस्टल एरिया में उसके जो आर्थिक संसाधन है, उसका मतलब कि ये उसकी सहायता से मतलब कि माइनिंग करेगा, ठीक है। तो ये म्यांमार का। अब देख लेते हैं बांग्लादेश में चीन क्या कर रहा है, कैसी उसकी मतलब की पॉलिसी है। तो देख,
2018 में बांग्लादेश में नौसैनिक अड्डा पर 2 चीनी मिग, अब देखिए क्या है ना, मिग श्रेणी की जो चीन की जहाजें हैं, ये बहुत अत्याधुनिक है। इवन मैं आपको बताऊं, ये जो मिग श्रेणी की चीन की जहाजें हैं, उसको स्पाई जहाज कहते हैं। वो स्पाई के लिए बना रखा है, जासूसी करने के लिए, ठीक है ना। तो स्पाई श्रेणी की जो पनडुब्बियां तैनात किया, फलतः विशाखापट्टनम और आपका बालासोर रेंज खतरे में आ जाता है। उसके बाद 2019 में बांग्लादेश द्वारा कुतुबदिया चैनल, ये बांग्लादेश के मतलब ये अंदर है, और आपका रावनाबाद चैनल में चीनी पनडुब्बियों द्वारा गैरेज का निर्माण किया गया कि हम वहां से आते हैं। जैसे मान लीजिए ये चाइना है, चाइना से आए तो यहाँ पे इसलिए बनाया है। अब कहता है, मैं बताऊँ, जैसे ये चाइना है ना, अब चाइना आएगा तो ये आपका ये पूरा साउथ चाइना सी होते हुए ये यहाँ आएगा। यहाँ अब इतना दूर आते आते भैया उसका तेल खत्म हो जाएगा, ईंधन खत्म हो जाएगा, फिर खाने पीने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे आके यहाँ पे अपने रुकने की व्यवस्था कर रखा है। कि कहने को है कि भाई ये हमारा एक गेस्ट हाउस है, गैरेज हाउस टाइप का, लेकिन अपनी सेना उना भी बना रखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बांग्लादेश में चाइना। अब आगे देखते हैं श्रीलंका में चाइना क्या कर रहा है। तो भैया अगर ये जानते हैं ये सब कैसे पहुंचा, इन देशों में चाइना कैसे पहुंचा, बस अपने वही ओबोर जो आपका बीआरआई है ना, ओबोर जिसको बोलती है, स्टिंग ऑफ पल्स पॉलिसी, उसी के तहत यहाँ खूब सारा इनको पैसा दे देता है, पैसा दे देता है, कर्ज में डूब जाते हैं। अब कर्ज में डूब जाएंगे तो obvious सी बात है, आपको मानना, बात मानना, सबसे ज्यादा अगर किसी को लूटा है चाइना ने तो वो है श्रीलंका। अब देखिए श्रीलंका कितने सारे समझौते हैं। तो 2000, अब जाने श्रीलंका में राजनीतिक स्थिरता हमेशा, उसके बाद है इलम टाइगर है, खूब सारे वहां पे ऐसे आतंकी संगठन, ठीक है। तो 2014 में पहला था हम्बन टोटा को 19 साल के लिए लीज में ले लिया है, ठीक है ना। उसके बाद 2000, उसके बाद आपका 2021 में कोलंबो पोर्ट सिटी के लिए समझौता, हम्बन टोटा को भी ले लिया, कोलंबो पोर्ट। उसके बाद 2022 में हम्बन टोटा बंदरगाह पर चीन की जासूसी जहाजों की एंट्री। अब खतरा है भैया, जासूसी जहाज आ जाएंगे, भारत को खतरा हो जाए। 2017 में समुद्री लुटेरे रोकने के बहाने चीन ने अपनी पनडुब्बियों की गतिविधियों में वृद्धि कर दी। फिर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति ये मोहम्मद मुइजू मालदीव में थे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मोहम्मद मुइजू का ना जो झुकाव है वो है चाइना की ओर। ये है पूरी तरह कैपिटलिस्ट, और ये चाहता है पैसा है, इन्वेस्टमेंट आए, इन्वेस्टमेंट उतना भारत के पास है नहीं, तो चाइना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर, पूरी तरह चाइना के फेवर में ये आपका मोहम्मद जो राष्ट्रपति मौजूद मौजूद, ठीक है। तो अब इंडिया के विरोध में राष्ट्रपति बने, और ये वहां पे आपको मालूम है कि पहले वो थे सर, क्या नाम है आपका, प्रविनिंद, ठीक है, जगन्नाथ प्रविनिंद। तो वो आप पहले राष्ट्रपति थे, वो आपका भारतीय मूल के हैं, तो उनका झुकाव भारत की था। लेकिन जब से मोहम्मद मुइजू आ गए, ये चाइना की तरफ है, और ये भले ही राष्ट्रपति चाइना विरोधी, चाइना सॉरी, चाइना भारत के विरोध में, क्या है ना, इंडिया ने अपना बेस बना रखा था म्यांमार में। तो इसने ना इंडिया आउट अभियान चला करके अपना राष्ट्रपति बन गया, विरोधी विरोध कर करके। तो वही बताया, राष्ट्रपति बने हैं इंडिया आउट अभियान चला करके, ठीक है। फिर 2024 में मालदीव, और ये अच्छा यहाँ तक इंडिया, अब ये मालदीव भी शुरू हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे आप मालदीव लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो ये है, ये आपका हो गया श्रीलंका में चाइना, ये यहाँ तक। अब ये आपका हो जाएगा ये मालदीव में चाइना, ठीक है। फिर उसके बाद 2024 में मालदीव में चीन के बीच 20 समझौते पर हस्ताक्षर, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के लिए चुनौती उत्पन्न हो गई, ठीक है। 2024 में चीन मालदीव के बीच सैन्य समझौता हुआ, ठीक है। इवन मैं आपसे बताऊं, देखिए पूरे विश्व में अगर किसी एक देश है जिसके नाम पर किसी समुद्र का नाम है, तो वो है आपका हिंद महासागर। इंडिया के नाम पर पड़ा है, ठीक है ना, इंडिया के नाम पर पूरे एक महासागर। मैं ओशियन की बात कर रहा हूँ, मैं सी की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या बोल देंगे, साउथ चाइना सी भी तो है उसके नाम पे, वो सी है। सी एक छोटा पार्ट होता है, महासागर तो चार ही है ना, एक आपका पैसिफिक ओशियन, फिर आपका एक आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, उसके बाद आपका इंडियन ओशियन, 5 हो गए, ठीक है ना। तो ओशियन ओशियन बहुत बड़ा एरिया होता है, तो ओशियन किसी के नाम पर है तो वो हिंद महासागर, ठीक है ना, इंडियन ओशियन। अब चाइना को दिक्कत है कि भैया एक देश के नाम पे आपने पूरा ओशियन क्यों रखा है। तो चाइना कभी इंडियन ओशियन, चाइना कहता है इसको साउथ एशियन ओशियन, साउथ एशिया कहता है इसको, समझ रहे हैं ना। तो ये कहता है, उसको दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये हो गया मालदीव। अब आगे देख लेते हैं पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में चाइना, आपको मालूम है कि पूरा पाकिस्तान चाइना की गोद पे अब्बा ही है उसका, चाइना, ठीक है। तो 2018 में चीन की पाकिस्तान के साथ 1500 किलोमीटर तक की परमाणु हथियार वाली क्रूज मिसाइल दागने वाली पनडुब्बी के निर्माण के लिए निर्माण प्रारंभ, और जिसकी तैनाती ग्वादर पोर्ट में कर रहा है। तो ये तो आपको पाकिस्तान वाला, ठीक है। अब ईरान के साथ देखिए, ईरान के साथ हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी के साथ समझौता करने की कोशिश करते हैं ना,
चाइना खुद जाता है। जैसे हमने पहले हमने जैसे जिबूती में जब वो बैठा, हमने सेशल्स के पास गया, फिर सेशल्स के हमने इजिप्शियन द्वीप को किराए पे लिया, वहां पे अपना नेवल बेस बनाने की कोशिश की। उसके बाद चाइना गया, ज्यादा पैसा का लालच दे करके हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़वा दिए सेशल्स से। उसी तरह जब हम अभी आपको मान लो ईरान ईरान में हम अपना जो चाबहार बंदरगाह डेवलप कर रहे हैं, ये नॉर्थ आपको मैं था नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने के लिए उसका पार्ट है। तो चाबहार में बंदर, तो फिर क्या है, जब से ये डोनाल्ड ट्रंप आ गए, ये न्यूक्लियर डील ईरान के लिए ले गए। इन्होंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहे थे ईरान पे, पूरा प्रतिबंध सेंक्शन लगा दिया। अब जब आपने सेंक्शन लगा दिया तो कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा है। अब भारत कर नहीं सकता, क्योंकि भारत अमेरिका के थोड़ा मतलब कि दोस्ती चल जाती है, तो भारत को भी अपने इन्वेस्टमेंट वहां पे जो काम है रोकना। लेकिन चाइना की, अमेरिका की पटती नहीं है, विरोधी है। तो जब उसने चाइना ने सॉरी जब अमेरिका ने ईरान पर न्यूक्लियर डील के नाम पर सेंसर्स लगा दी, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए, चाइना इन्वेस्टमेंट करने लगा। जब सीधी सी बात है, जब ईरान को लगा कि प्रतिबंध बुरे समय पे चाइना जब हमारा साथ दे रहा, भारत साथ नहीं दे रहा, तो उसका झुकाव चाइना की ओर चला गया, तो चाइना के फेवर में पॉलिसी बनाने लग गया। आप समझ गए ना? तो इस तरह क्या होता है कि ये जो आपका इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं, ये कभी एक एक जैसे नहीं होते, यहाँ पे दांव पे चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, जब 2016 में आए थे, तब से जब न्यूक्लियर डील के बहाने चाइना की जो आपकी, नहीं तो हमारा तो चबहार वाला बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे आपकी चाइना की उपस्थिति होगी, तो फिर क्या हुआ, ये देखिए 21 मार्च को, मार्च 2021 में चीन और ईरान के बीच रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर, ठीक है। इसमें आर्थिक, सैन्य और सुरक्षा सहयोग पर बल हुए। 5,000 चीनी सैनिकों की ईरान में तैनाती भारतीय हितों के लिए सुरक्षा, ठीक है। 2022 से चाबहार बंदरगाह पर ईरान, रूस और चीन की नौसेना युद्धाभ्यास करा रहा है, समझ रहे हैं ना। 2022 में जिबूती में चीन द्वारा सैन्य बेस, जिबूती में चीन ने अपना सैन्य बेस बना रखा है, हमने सेशल्स में बनाया था। हम काउंटर करना चाहते हैं, सबसे बड़ा आपको तटीय सुरक्षा का अगर सबसे बड़ा खतरा है वो चाइना से, ठीक है। उसके बाद 2021 में केन्या में चीनी कंपनी द्वारा लामू बंदरगाह का विकास किया जाता है। ये ना इन्वेस्टमेंट के नाम पे बंदरगाह बनाता है, फिर बंदरगाह अपनी जहाजों की सुरक्षा के नाम पे अपनी सैनिक उतार देता है, फिर कब्जा कर लेगा, इतने दे देगा, अपने डेप्ट ट्रक में फंसा लेता है। ये था आपका ईरान का ईरान ईरान में चीन। अब देख लेते हैं कि चीन से भारत को खतरा क्या है। तो आपको मालूम है कि कहीं भी अगर देखिए भारत को चीन से अगर ये कहीं भी बैठेगा, भारत में तो बैठेगा नहीं, और उधर के सारे हिमालय के सारे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चाहे ये पाकिस्तान में बैठे, मालदीव में बैठे, श्रीलंका में बैठे, म्यांमार में बैठे, बांग्लादेश में बैठे, चाहे आपका जिबूती में बैठे, ईरान में बैठे, अफगानिस्तान, कहीं भी बैठेगा, खतरा आपके लिए क्या है, ये आपके भारतीय संयंत्रों की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी, जैसे तारापुर, काकरा पार और चेन्नई, जो भी आपके जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, भाई आपकी खतरा, उसको कुछ नहीं करना है। एक साइबर अटैक करेगा हमारे न्यूक्लियर प्लांट पे, हमारा न्यूक्लियर प्लांट अनकंट्रोल हो जाएगा, वो न्यूक्लियर प्लांट बन जाएगा न्यूक्लियर बम में, आपका देश तबाह। बस इतना करना है, कुछ नहीं, कह देगा कि भाई उनकी प्रोग्रामिंग गलती, हमारा कोई हाथ नहीं, लो ये। दूसरा है भारत के प्रमुख जितने भी तेल संशोधन, जैसे आपके मुंबई आपका आप तटीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब डिगबोई में निकाल रहे हैं, जितने भी आपकी समुद्र से लगे जितने भी आपके आपका जो ऑयल माइनिंग वाले फील्ड हो गए, ठीक है, वो सब आपके उसके अलावा जितनी भी आपकी रिफाइनरीज है, जैसे जामनगर, कोयली, विशाखापट्टनम, ये गुजरात में है, ठीक है। ये सब आ गए, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी जैसे आज की डेट में अभी तो ईवी क्या है ना, अभी ईवी शुरू हुई है, अभी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं। आप अगर किसी नहीं क्या कि आप अगर किसी भी देश के उसका ऊर्जा संसाधन है, देश ठप हो जाएगा, बैठ जाएगा। आज ही आप किसी भी शहर में सारे पेट्रोल पंप बंद हो जाए, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाएगी, समझ गए? तो ये हो गया। दूसरा है भारतीय नौसेना अड्डे को खतरा है, मुंबई पोर्ट, जैसे मुंबई में है, पोर्ट ब्लेयर में, दिल्ली है, तो जितने भी भाई नौसैनिक अड्डा है, मतलब कुल मिला के इनके यहाँ बैठने से आपकी जो सैन्य संगठन है उनको खतरा हो जाता है। उसके बाद है मेजर है इंटरमीडिएट सी पोर्ट, आप सही बात है, आपके सी पोर्ट है, सारे जितने भी भारत के बंदरगाह हैं समुद्री, सारे बड़े 8 बंदरगाह यहाँ पे हैं, सारे सारे यहाँ पे आपका मुंबई है, फिर यहाँ पे मरमगुआ है, यहाँ पे केरल में बंदरगाह है, ठीक है, कोच्चि बंदरगाह है, यहाँ पे आपका काकातूरिन है, ठीक है, पारादीप है, जितने भी आपके हुई सारे बंदरगाह कोस्टल एरिया। अब अगर यहाँ बैठ जाएगा तो उसको पता नहीं चल जाएगा कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी किस ओर जा रही है, वो एक आपकी जहाज में बम लगा के उड़ा देगा, आपका शेयर मार्केट ठप, समझ गया ना। तो कुल मिलाकर के इस ये मतलब कि चीन से इस इन क्षेत्रों में खतरा उत्पन्न है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे है भारत की तटीय सीमा सुरक्षा प्रबंधन की, भाई अभी तक मैंने आपको बताया कि किस किस तरह का आपको
खतरा है चाइना से, ठीक है। अब आपने किस तरह अपनी सुरक्षा बना के रखी है भाई, वो भी तो बता दो। मतलब आपने समस्या बताई तो अब समाधान भी तो दो। तो चलो, हम इन पॉइंटों के आधार पर हम देश की, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम भी थोड़ी कमजोर थोड़ी ना है भाई। हमें पता है कि खतरा है, तो खतरा की हमने स्टेप लिया है। तो इन पॉइंटों के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश ने अपनी सुरक्षा तंत्र मजबूत करा है। जैसे पहला है आपका भौतिक सुरक्षा। भौतिक सुरक्षा में आपने किस तरह का रखा है बताओ मेरे को, ठीक है। तो देखो, पहले जैसे भौतिक सुरक्षा में बताऊंगा, इसको डिटेल बताऊंगा मैं अभी, अब डिटेल। फिर तटीय सुरक्षा का आधुनिकीकरण, फिर ये मछुआरों को, ये सबको लेकर। तो चलो पहला पढ़ते हैं। पहला सुरक्षा प्रबंधन में पहला हो गया भौतिक प्रबंधन, ठीक है। तो देखो, भौतिक प्रबंधन में अगर आप बात करें तो भौतिक प्रबंधन, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोस्ट हो गया, ठीक है, ये आपका कोस्ट हो गया। आपको बताया अभी 9 राज्य छूते हैं, ठीक है। तो कोस्ट में हमने भौतिक, अब जैसे वहां जब मैं आपको आपका पाकिस्तान बता रहा था, नेपाल बता रहा था, म्यांमार बता, भैया आपने दीवार खड़ी कर दी है, लेजर लगा दिया, राडार लगा दिया। यहाँ पे आप दीवार थोड़ी ना खड़ी कर सकते हो, लेजर नहीं लगा सकते, राडार भी आप कर रहा, इतना दूर तक काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे भौतिक प्रबंधन के लिए 3 स्तर पे काम किया, ठीक है। जैसे मान लो कि ये तट हो गया, तो पहला है आंतरिक स्तर, दूसरा है मध्यवर्ती स्तर, तीसरा है बाहरी स्तर। तो देखिए, जो आंतरिक स्तर है, जैसे मान लीजिए कि ये तट हो गया, ये तट है, बाउंड्री बनी ही है। तो जो तट से मान लीजिए कि यहाँ तक है 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, ये है 12 नॉटिकल माइल। तो तट से 12 नॉटिकल माइल की जो जिम्मेदारी है सुरक्षा की, वो हमने तटीय पुलिस को लगा रखा है। तो यहाँ से मतलब तट से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक का कोई भी आएगा, जहाज आएगा, आतंकवादी आएगा, कुछ भी आएगा, उसके लिए तटीय पुलिस जिम्मेदार होगी, ठीक है। तटीय पुलिस है। अब तटीय पुलिस ने क्या किया है, तटीय पुलिस ने टोटल यहाँ से लेकर के, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से समुद्र शुरू होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बांग्लादेश के बॉर्डर तक 183 तटीय स्टेशन, पुलिस स्टेशन बनाए हैं तटीय पुलिस हुई, ठीक है। कहाँ से, ये सीमा याद रखिएगा, तट से लेकर 12 नॉटिकल माइल, ठीक है। तो ये हो गया आंतरिक स्तर। अब मध्यवर्ती स्तर में हमने 12 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील। अब आपकी यहाँ 12 हो गए। अब यहाँ से 12 नॉटिकल मील, यहाँ से लेकर के आगे 200 नॉटिकल मील तक, क्योंकि आपका 200 नॉटिकल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पे आपके आर्थिक संसाधन पर अधिकार है। तो यहां से लेकर ये 200 नॉटिकल मील तक का जो एरिया है, क्योंकि यहां तक तो आप ही का अधिकार है देश तक, तो यहाँ पे हमने इंडियन कोस्ट गार्ड लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं आपने, पहला तो तटीय, पहला मतलब पहली शील्ड है आपकी तटीय पुलिस की, दूसरी शील्ड है आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड। आपने अब इंडियन कोस्ट गार्ड बहुत मजबूत है, इनके पास अपने खुद के राडार है, खुद के जहाज हैं, खुद की पनडुब्बियां हैं, खुद के समुद्री जहाज है। इंडियन नेवी के अपने अलग असला बारूद सामान होती है। इंडियन नेवी के पास तो बहुत घातक हैं, बहुत एडवांस लेवल के हैं, क्योंकि उनको तो हम बाहरी सीमा में लगा रखे, तो उनको, लेकिन मान लीजिए कोई चकमा देकर घुस ही आए तो अंदर तटी कोस्ट के बाद भी तो होनी चाहिए। फिर हमने तटी पुलिस को भी कुछ हथियार दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आपके 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल हमने इंडियन कोस्ट कोस्ट गार्ड को लगा रखे, और लगभग 10,400 सैनिक हैं जो पूरे इंडियन कोस्ट गार्ड की सुरक्षा करते हैं। उसके बाद बाहरी सीमा, मतलब 200 नॉटिकल माइल के बाद यहाँ पे बैठी है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी बैठी है 200 नॉटिकल मील के बाहर, भारतीय नौसेना है, और लगभग 1 लाख जवान इसके हैं। अब ये 1 लाख जवान जानते क्या करते हैं, ये कुछ जवान तो आपके पनडुब्बी में घूम रहे हैं, ठीक है, कुछ जवान तो आपके जितने भी युद्धपोत हैं, डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट है, उसमें घुसते हैं। उसके अलावा कुछ जवान तो सिर्फ पैरासूट लेकर के, जैसे मार्कोस जैसे कमांडो जो है इंडियन नेवी के, वो तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, अपने मतलब पीठ में पूरा मशीनरी लगा लेंगे, और उसके बाद पूरे ऐसे नहीं, जैसे सार के बने पूरे घूमते हैं, पूरे घूमते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, कोई आई तो नहीं। जैसे इनको सिग्नल मिला तुरंत ही नेवी को कांटेक्ट करके और अपनी मतलब की टुकड़ी को सजग, ठीक है। तो ये तो पहला याद रखिएगा, पहला आपका शील्ड है तटी पुलिस का, दूसरा शील्ड है इंडियन कोस्ट गार्ड का, और तीसरा शील्ड है फिर आपका इंडियन नेवी का। तो याद रखिए, भारत की जो इंडियन नेवी है ना, वो तट से 200 नॉटिकल माइल के आगे रहती है, 200 नॉटिकल माइल के अंदर नहीं रहती है, ठीक है। तो ये था आपका, ठीक है। मतलब कोई भी अगर दुश्मन आएगा तो सबसे पहले वो इंडियन नेवी से लड़ेगा, अगर इंडियन नेवी को भी चकमा दे के घुसा तो फिर उसको इंडियन कोस्ट गार्ड से झुलेगा, फिर उसके बाद फिर तटी पुलिस से घुसेगा। उसके बाद ये याद रखिएगा, तटी पुलिस अलग है, राज्य की पुलिस अलग है, स्टेट की। जैसे मान लो यहाँ महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र पुलिस अलग है, और तटी पुलिस गृह मंत्रालय द्वारा आपका वो होता है, मतलब कंट्रोल्ड होता है, भारत सरकार की पुलिस का ये, ठीक है ना। तो ये 3 शील्ड हमने भौतिक प्रबंधन में लगा रखे हैं, हम भी कम तैयारी नहीं कर रखे हैं, बढ़िया। तो ये आपका तो पहला जो सुरक्षा प्रबंधन में, उनमें मैंने आपको भौतिक प्रबंधन बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद है आपका आगे का
कि है तटीय सुरक्षा का आधुनिकीकरण। तो देखिए, तटीय सुरक्षा के आधुनिकीकरण में ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है? इसमें जो तटीय सुरक्षा के आधुनिकीकरण की अब बात करें तो भाई देखिए, जैसे हमने क्या कर रखा है कि जितनी भी, जैसे मान लो कि ये आपका कोस्ट हो गया, ठीक है ना? जितनी भी, भले ही वो इंडिया की ही क्यों ना हमने जहाज हो, जैसे मान लो कि ये भारतीय जहाज है, ठीक है? अब मछली पकड़ने गई, किसी काम या टूरिज्म के लिए गई, किसी के लिए भी गई, ठीक है ना? हमने सारे जहाज़ों में जीपीएस लगा दिया। क्यों लगा दिया? जीपीएस इसलिए लगा दिया ताकि हमें पता रहे कि हमारी जहाज कहाँ तक जाती है, पता रहे, कांटेक्ट पूरा, मतलब कि इनके पास होना चाहिए, नेवी के पास, ठीक है। उसके बाद हमने विशेष, अब आपको मालूम है, हमने गगन का पूरा जो इन्हीं के लिए पूरा गगन बना कि मान लीजिए सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, या कोई आतंकी हमला कर दिया, कसाब जैसे कोई अटैक कर रहा है, तो सब में जीपीएस लगा रखे हैं। अगर कोई भी जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड, मतलब कि कोई भी विदेशी जहाज भले ही आतंकवादी ने हैक करके अंदर आ गया ना, अगर वो मतलब कि बिना कॉन्टेक्ट के घुस रहा है तो हम पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसपोंडर अनिवार्य कर दिया, इंटरसेप्टर बोर्ड लगा दिया, तो ये सब लगा दिया, इसी तरह आधुनिकीकरण। उसके बाद क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बोट और बंदरगाह की निगरानी करें। अब आपके बोट भी इतने एडवांस होने चाहिए ताकि उनमें भी ये हो कि भाई जैसे कि जैसे बोर्ड है ना, तो जो बोर्ड का ऑपरेटर होता है, जो ड्राइवर होता है ना, उसको भी ऐसे एडवांस अंतर्राष्ट्रीय मानकों की, जैसे अगर वो समय समय पर अपनी दूसरा हाईजैक करके चला रहा है तो वो मशीन इंजन बंद हो जाए, तो इस तरह करके, मतलब कुल मिला के जो भी उसका जो कैप्टन है बोट का, उसकी बराबर बीच बीच में उसकी चेकिंग करता रहता है वो मशीन जो बोट का है, कि जैसे ही अगर कोई भी दिक्कत होगी वो टेटो करके पूरा इंडियन नेवी को अपनी सूचना भेज देगा। तो इस तरह का हमने करके हमने जो तटीय सुरक्षा है उसका आधुनिकीकरण किया। अब अगर हम तीसरे लेवल की बात करें, तो आपका जो पहला था वो मैंने बता दिया, दूसरा मैंने आपको बता दिया, तीसरा अब देखिए आगे है सभी मछुआरों और तटी गांव। अब वहाँ पे दिक्कत होगी मछुआरों को, तो मछुआरों और तटी गांव के लिए हमने बहुउद्देशीय पहचान पत्र बना, अलग से दे रखा है हमने उनको पहचान पत्र, ठीक है। उसके बाद एवं मछुआरों के लिए सामान्य राष्ट्रीय लाइसेंस जारी कर रखा है कि पता रहे, ठीक है। उसके बाद है आतंकवादियों से निपटने के लिए विशेष कमान और द्वीपीय प्रशासन प्रदेशों के संचालन हेतु संयुक्त कमान और अंडमान निकोबार कमान बना रखी, ठीक है ना। मतलब कि अंडमान निकोबार में हमने अपनी एक अलग कमान रखी, यहाँ पे जो भी वहाँ स्थानीय लोग हैं उनको भी हमने प्रशिक्षण दे रखा है, ठीक है। उसके बाद है नौसैनिक संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हेतु सागर प्रहरी बल लगा। अब जैसे नौसैनिक संपत्ति भैया आपने कहीं बना दी है कि कोई मान लीजिए कि इंडियन कोस्ट गार्ड का या इंडियन नेवी का कोई बंदरगाह है, ठीक है, या इंडियन नेवी की कोई पनडुब्बी है, कोई जहाज है, फ्रिगेट है, कोई हैक ना कर ले, हाईजैक ना कर ले, गलत इस्तेमाल ना करो, तो उसकी सुरक्षा करे। उसके बाद है भैया जैसे आपके सी है, इतने सारे हैं, वो बंदरगाह हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो, पारादीप है, मरमगो है, इन सब की भी तो कोई आपकी एजेंसी होनी चाहिए सुरक्षा करने के लिए, उनके सामान है, जहाज इतने बड़े बड़े करोड़ों की संपत्ति है देश की, तो उसके लिए हमने सागर प्रहरी बल अलग से बना दिया कि जो इनकी सुरक्षा करेगा, ठीक है। उसके बाद है खुफिया जानकारी जुटाने तथा सभी सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करे और संयुक्त कार्रवाई पर, कि जैसे आपको मालूम थी, जब कसाब आया था, तो भैया जैसे कसाब आया था, तो कसाब जब जिस हाईजैक उसने इंडियन शिप को हाईजैक किया था, वो इंडियन शिप उसको तट तक लाया है। अगर मान लीजिए कि उस जो कैप्टन था उस शिप का, अगर उसके पास कुछ ऐसा तंत्र होता कि वो किसी भी तरह सूचना कर दे आपकी, उनको पता ना चले आतंकवादियों को, इंडियन नेवी को सूचना करते, तो वो वहीं पे घेर देते, वहीं पे पकड़ लेते, इतने लोगों की जान ना जाती। आप समझ रहे हैं ना। तो हमने सबके बीच हमने कोस्ट गार्ड को, इंडियन पुलिस, तटीय पुलिस, कोस्ट गार्ड, नेवी, उसके अलावा पोर्ट वाली एरिया सिस्टम सबको कनेक्ट कर रखा है कि किसी भी तरह देश की सिक्योरिटी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा 2008 से 2016 तक भारत द्वारा इंटीग्रेटेड कोस्टल सर्विलांस सिस्टम प्रारंभ किया गया है कि सब मिल करके आपकी तट की सुरक्षा करेंगे। वर्तमान में अब इंटीग्रेटेड में, जैसे वर्तमान में कौन है, मालदीव है, मॉरिशस है, सेशल्स है, श्रीलंका जारी, क्योंकि इन सबको खतरा है, क्योंकि आतंकवाद हमारा भर थोड़ी ना समस्या है, श्रीलंका भी झेल रहा है। और ये मालदीव और मॉरिशस जैसे वाले लोग तो आतंकवाद से कम समुद्री लुटेरों से ज्यादा ज्यादा प्रभावी, ज्यादा मतलब की समस्या है इनको। समुद्री लुटेरे आते हैं, इनकी जहाजें लूट लेते हैं, कोई जहाज इनका सामान लेके जा रहा है लूट लेते हैं, तो इनको तो समुद्री लुटेरों से ज्यादा, तो ये अब आसपास के देशों में सबसे ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी तो इंडिया के पास है, तो हमने इसीलिए इंटीग्रेटेड कोस्टल कमांड रखा है। मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और सेशल्स ने मिलकर। उसके बाद है 2022 में नौसेना के पूर्व जो उप प्रमुख थे वाइस एडमिरल अशोक कुमार को प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा
समन्वयक नियुक्त किया गया, ठीक है ना, कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया, समुद्री मामले के प्रबंधन की शीर्ष निकाय नियुक्त है। उसके बाद दिसंबर 2022 को लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सार्वजनिक सुरक्षा चिंता का हवाला देते हुए 36 द्वीपों में से 17 द्वीपों में प्रतिबंध। अब जैसे हमने बताया ना कि वहाँ पे 572 अंडमान में 536 तो निर्जन है, कोई नहीं रहता, उसी तरह हमने यहाँ पे 36 द्वीप है आपके लक्षद्वीप में, तो 17 में हम कोई नहीं रहता, तो हमने सीधे उसको ना नो प्रतिबंध एरिया, मतलब नो एंट्री जोन बना दिया है, कोई भी घुसेगा चाहे भारतीय क्यों ना हो, गिरफ्तार करेंगे। उसके बाद है मार्च 2000, देखिए कोई भी आता है ना चाहे आतंकवादी, एक ना एक गद्दार होता है देश के अंदर जो उसकी मदद करता है। नहीं, अगर देश का देश के सभी नागरिकों के अंदर ना राष्ट्र प्रेम ही जग जाए तो कोई नहीं कर सकता देश का, एक ना एक गद्दार होते हैं जो उनको सना पनाह देते हैं। उसके बाद है मार्च 2024 भारत द्वारा लक्षद्वीप की में आपका आईएनएस जटायु नामक एक नए नौसैनिक अड्डा स्थापित किया गया है, तो हम बराबर अपनी तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए आधुनिक, उसके अलावा तो ये तो मैंने आपको भौतिक बताया, अब देख लेते हैं कौन कौन सी मशीनरी आपने स्थापित की है भैया। आपने आपने बता दिया, आपने 3 शील्ड लगा रखे हैं, तटीय पुलिस, कोस्टल गार्ड, इंडियन नेवी की। मशीन वगैरह भी बता दो, जैसे उधर बताए थे तो मशीन वगैरह भी बता देता हूँ। देखो हमने कुल मिला के आधुनिक पनडुब्बी, युद्धपोत एवं अन्य की तैनाती कर रखी। कैसे? 3 दिसंबर 2023 में हमने 16 पारंपरिक, 3 परमाणु अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियां होती हैं, 7 रूसी किलो श्रेणी की, 5 जर्मन और 5 स्कॉर्पियन श्रेणी की। अभी अभी लास्ट का भी जलावतरण हुआ है। स्कॉर्पियन श्रेणी फ्रांस से मिलकर के बना रहे, बहुत एडवांस, बहुत ज्यादा एडवांस है ये। उसके अलावा स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल और आपका आईएनएस हरियंत, इन सब की तैनाती कर रखी है हमने। पूरी पूरी जो पनडुब्बियां हैं बराबर घूमती रहती हैं, ठीक है। अभी हालांकि हमारे पास नौसैनिक असला और जो आधुनिक है सामान वगैरह है वो कम है, लेकिन जो भी है उनसे है। उसके बाद है प्रोजेक्ट 75, इंडिया से 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बन रही हैं। जनवरी 2024 को हिंद महासागर में एक ब्लू वाटर नेवी का निर्माण किया हेतु भारतीय नौसेना के 68 नए उद्योगपोतों और जहाज के लिए ऑर्डर दिया गया। मतलब एक अलग से हम ब्लू वाटर नेवी बना रहे हैं, जिसके लिए हमने ऑर्डर दिया है 68 नए युद्धपोत और जहाजों के लिए, ठीक है। उसके बाद भारत नौसेना में 2035 तक 175 युद्धपोत, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन बढ़ाने का लक्ष्य है। मतलब कुल मिला के ये बता रहा है कि ये हमने मिसाइल लगा दी है, फिर भी अभी हमको अपनी जो नौसैनिक क्षमता है वो बढ़ाना है, और हम अभी इतना पूरा आगे का आपको प्लान बताएंगे, ठीक है। उसके बाद एक अलग टॉपिक पढ़ लेते हैं, समुद्री लुटेरे। जैसे देखिए यहाँ तक का जो मैं आपको ये बताया था ना, ये मैप के अनुसार, ठीक है ना। मैंने आपको ये भौतिक प्रबंधन बता दिया, ये बता दिया, यहाँ आपको बता दिया, फिर इसी में आपको आगे चल के ये नया जो आपका टॉपिक बन जाता है, समुद्री लुटेरों से सुरक्षा। देखिए ये समुद्री लुटेरे जो है ना, ये देश के अंदर तो नहीं आते, लेकिन ये जैसे आपका टॉपिक है आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के मुद्दे, तो ये जो बाह्य सुरक्षा आपकी हो जाती है, यहाँ पे आपके जैसे मान लीजिए कि आपका कोई जहाज है बहुत बड़ा, बहुत सारा कंटेनर लेके जा रहा है, यूरोप जा रहा है, ठीक है, सामान। अब ये वो पहुंचा आपके श्रीलंका के आगे, जैसे मान लीजिए कि ये आपका मैप हो गया, ठीक है, इंडिया का। अब मान लीजिए कि ये यहाँ तक पहुंचा, ये यहाँ तक पहुंचा, इसको अफ्रीका जाना है, यहीं पे समुद्री लुटेरे ने आपके जहाज को हाईजैक कर लिया। अब फिरौती मांग रहे हैं कि दो 10,000 करोड़ रुपए तो छोड़ेंगे, और जो वहाँ के क्रू मेंबर है सबको मार देंगे। तो इसके लिए भी तो आपको बात सुरक्षा बनानी है। अब इसके लिए ये सब के लिए कौन है? ये सब के लिए नेवी है। नेवी जाएगी, नेवी के भी स्पेशल मार्कोस कमांडो जाते हैं सबका, इन सबसे लड़ने, फिर पीटते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या आपने सुरक्षा, मतलब कि कुल मिला के आपने समुद्री लुटेरों के लिए कौन से प्रबंधन सुरक्षा बना रखी है। तो देखिए समुद्री लुटेरे से सुरक्षा हेतु भारत द्वारा आईएनएस तलवार की तैनाती की गई है, ठीक है, तलवार नाम ही है। भारत द्वारा नाटो के साथ मिलकर, अब नाटो मालूम है अमेरिका का, बहुत सारे देश एडवांस इसकी नेवी है, ऑपरेशन ओशियन शील्ड बनाए का संचालन, और यूरोपीय सैनिक बल के साथ साझा अभियान। अब क्या ना, जो लुटेरी की समस्या है ना, वो कोई भारत की समस्या नहीं है, वो सबकी समस्या है। चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, जितने भी अमीर देश है ना, ज्यादातर उन्हीं के व्यापार होते हैं। चाइना जैसे, चाइना भी इससे पीड़ित है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए इस वाले काम में ना सब मिल करके सारा, अब समुद्री लुटेरे हैं कौन? अफ्रीका के लोग हैं ज्यादातर समुद्री लुटेरे हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं। अब गरीब देश है तो उनके पास रोजगार नहीं, तो लुटाई का ही काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है दिसंबर 2022 में द मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट
22 युद्धपोतों की समुद्री डकैतों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करने का एक अधिनियम। मतलब कुल मिला के जो आपका लिखा ना पायरेसी, मैरी टाइम एंटी पायरेसी, पायरेसी मतलब होता है चोरी, मतलब कि समुद्र में जो चोरियां लुटेरे करते हैं, समुद्री लुटेरे, उनके लिए 2022 में हमने एक अलग से एक्ट ही बना दिया। उसके बाद है दिसंबर 2023 में भारत के उन देखिए 39 सदस्य संयुक्त समुद्री बल कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स में शामिल किया गया, ठीक है। और फोर्स का हेडक्वार्टर हमने बहरीन में बनाया, ठीक। फिर जनवरी 2024 में समुद्री डकैतों से बचने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा अरब सागर और अदन की खाड़ी में 10 युद्ध पोतों की तैनाती की गई, ठीक है। तो ये सब हमारी तैयारी बता रहा हूँ। उसके अलावा 5 जनवरी 2024 में आईएनएस चेन्नई भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो ने एक बड़े ऑपरेशन द्वारा सोमालिया के समुद्री लुटेरों द्वारा हाईजैक किए गए एक जहाज एमवी लीला मार्फोक पर सवार 15 भारतीय सहित 21 क्रू मेंबरों को बचाया था। मतलब ये एक आपको एग्जांपल भी दे रहा है 5 मई 2024 को, जो सोमालिया के लुटेरों ने हमारे जहाज को हाईजैक कर लिया था, तो फिर इंडियन नेवी ने बचाया था। तो ये आपका है। अब ये आपका हो गया भैया नॉर्मल प्रबंधन। अब कूटनीतिक प्रयास देख लेते हैं कि आपने कूटनीतिक प्रयास कौन कौन सा करते रहते हैं समुद्री लुटेरों से बचने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हिंद महासागर में भारत युद्धाभ्यास करता रहता, खूब युद्धाभ्यास, सारे देशों के साथ युद्धाभ्यास होता है। और एक मैं बता रहा हूँ, एक मतलब सभी देश हैं जिसपे युद्धाभ्यास के लिए तैयार होते हैं वो नेवी वाले, क्योंकि समुद्री लुटेरे सबके। उसके बाद हिंद हिंद प्रशांत क्षेत्र में नवीन गठित सॉरी हिंद प्रशांत क्षेत्र में नवीन गठबंधन रणनीतियों द्वारा चीन को संतुलित करने का प्रयास, ठीक है। अब इसके इसके अंतर्गत कौन कौन से हम भाई करते हैं, जैसे मलाबार, आपको मालूम है कि जो मलाबार नौसैनिक अभ्यास होता है 4 देशों के बीच होता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ, तो ये करते हैं। क्वाड क्वाड का मालूम है कि ताकतवर देश है। उसके बाद है मिलन नौसेना अभ्यास, बहुराष्ट्रीय, कई राष्ट्र मिल करके एक मिलन नाम का नौसैनिक। उसके बाद जैसे अब ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट हिंद होता है, भारत अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रम्प होता है, भारत श्रीलंका के बीच में फ्लाइनेक्स होता है, भारत फ्रांस के बीच में वरुण होता है। तो हम बराबर नौसैनिक अभ्यास करते रहते हैं। अब अगला देखते हैं। देखिए, भारत द्वारा अन्य देशों के साथ समुद्री सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न समझौते कौन कौन से किए। इसके लिए आपको, तो देखिए 1997 में हमने IORA मतलब इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का गठन किया, ठीक है। मतलब हमने एक क्षेत्रीय संगठन बनाया जो कि हिंद महासागर की सुरक्षा की जिम्मेदारी 23 देशों ने मिलकर के बनाया, ठीक है। अब ये करता क्या था, हिंद महासागर क्षेत्र में देशों द्वारा आपसी, देखिए आपसी क्षेत्रीय सहयोग द्वारा स्वयं को मजबूत करने के लिए क्योंकि समुद्री लुटेरे और आतंकवाद जैसी ऐसी समस्या है ना, कोई एक देश मिल करके समाधान नहीं कर सकता पूरी तरह, इसलिए सबको साथ आना पड़ेगा। तो हमने एक संगठन बना दिया IORA करके, ठीक है। उसके बाद क्वाड है ही, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये मल्लावार युद्धाभ्यास। फिर जून 2014 में प्रोजेक्ट मानसून, याद रखिएगा प्रोजेक्ट मानसून बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट मानसून भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट मानसून प्लान, जो कि सिल्क रूट चाइना का प्रतिसंतुलित करता है, जो आपको मैंने अभी बताया ही है, ठीक है। उसके बाद 2014 में प्रोजेक्ट मानसून चला। उसके बाद 2015 में सरकार ने सागर रणनीति लाई, याद रखिएगा सागर रणनीति। सागर मतलब सागर का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, ठीक है ना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये सागर नीति भारत की है, ठीक है। उसके बाद है भारत अमेरिका रक्षा समझौता, भारत ने अमेरिका से रक्षा, क्योंकि चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है, अब भारत अमेरिका रक्षा समझौता के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल की बात करें तो एक अमेरिका ही है जो सुपर पावर है। हमें चाइना मतलब पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा पूरी सैन्य शक्ति अगर किसी के पास है, चाहे वो आपकी थल सेना हो, नौसेना, जल सेना, किसी भी क्षेत्र में हो, इवन यहाँ तक कि आपका अंतरिक्ष हो, किसी भी परमाणु क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अमेरिका से आगे कोई नहीं। इसलिए हमको अमेरिका के साथ समझौता करना ही पड़ेगा, नहीं चाइना दिक्कत खड़ी कर रही है, ठीक है। तो हमने जो अमेरिका के साथ कई सारे, हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पर एक नजर डाल लेते हैं कि चीन को संतुलित करने के लिए हमने अमेरिका के साथ ना मोटे तौर पे ना चार चार समझौते किए थे। सबसे पहले ये 2002 में किया था, ठीक है, पहले जिसोमिया मतलब जर्नल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ये क्या है, ये रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग सामान हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे जैसे मान लीजिए कि अमेरिका के नौसेना आई भारत पे, उसको कोई जहाज चाहिए, नहीं उसका जहाज खराब हो गया, तो ठीक है हम भारतीय जहाज को दे सकते हैं, ठीक है। या उसको कुछ चाहिए तो मतलब आपसी सहयोग के लिए सैन्य विमान सैन्य विमान का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद उसके ये 2002 में होता, ठीक है। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आए ना, तो डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में हमने बहुत सारे समझौते किए, जैसे लेमुआ
कॉमकासा और बेका, ठीक है। अब ये देखो 2016 में डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो 2016 में लेमुआ में हमने लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट किया। फिर 2018 में कॉमकासा, ये कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया, जो कि अत्यधिक रक्षा तकनीकी प्राप्त कर सकेगा और लड़ाकू विमानों के हार्डवेयर भी उसके बाद 2020 में हमने बेका बेका यानी बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये जो आपका है जिसुमा, लेमुआ, कॉमकासा और बेका, ये सारे एग्रीमेंट हमने चाइना को संतुलित करने के लिए अमेरिका के साथ की, ठीक है। उसके बाद है 2011 से 2020 तक भारत द्वारा उसके अलावा क्या क्या किया, तो भारत द्वारा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में श्रीलंका, मालदीव और सेशल्स द्वारा हिंद महासागर रक्षा पहल पर, क्योंकि हिंद महासागर पे अगर कोई है तो वो भारत है, और बाकी से छोटे हैं और उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी छोटी है। तो हमें मतलब कि इन सबको साथ लेकर के पूरे हिंद महासागर की सुरक्षा करनी पड़ेगी। उसके बाद 2018 में हिंद महासागर में भारत फ्रांस समुद्री सहयोग साझा सामरिक दृष्टिकोण के रूप में प्रयास। 2019 में इसरो और ये आपका CNS क्या है, हम इसरो भारत की स्पेस एजेंसी, इसी तरह फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNS के बीच हिंद महासागर की निगरानी हेतु एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने पर समझौता। उसके बाद 2017 में हमने ये आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड रेल कॉरिडोर, ये मैं आपको बताया हूँ, तो ISTC, तो इसका गठन किया गया, ठीक है ना। ये मैं आपको बता देती क्या हुआ क्या, कि पहले क्या था कि यहाँ से जाते थे, तो हमने ये नॉर्थ साउथ आपका ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया था, ठीक है। तो इसके ये इंटरनेशनल वाला है, तो इंटरनेशनल वाले में हमने क्या किया कि इसमें इसमें आपका भारत से अब समुद्र में, मतलब ये आपको ये दिखाए, ये आपका डायग्राम में मैं दिखा देता हूँ, ये आपका मुंबई हो गया, ठीक है। मुंबई से हम चाबहार जाएंगे, चाबहार से ये यहाँ होते हुए रूस के लिए, ठीक है ना, जोड़ने के लिए नॉर्थ साउथ को, ताकि आपको ना ये इतना बड़ा रास्ता ना लेना पड़े। क्या है ना, इस रास्ते से जाते तो दिक्कत क्या होती है, एक तो यहाँ जाते हैं तो ईंधन मतलब खर्चा बढ़ जाता है। उसके बाद आपको मालूम है कि ये अरब प्रायद्वीप, और यहाँ से लगा है आपका अफ्रीका, ये पूरा अफ्रीका वाला एरिया, यहाँ है आपका सोमालिया हॉर्न है। तो यहाँ पे सोमालिया के लुटेरे यहाँ पे जितने भी जहाज जाते हैं सबको हाईजेक कर लेते हैं। तो हमको है ना एक वैकल्पिक मार्ग चाहिए था इस वाले रूट, ये लंबा भी पड़ता है, बहुत खर्चीला है, ठीक है। अब यहाँ पे सुएज नगर है, यहाँ टैक्स दो, यहाँ पे आदम खाड़ी, यहाँ टैक्स दो, यहाँ पे आपका जिब्राल्टर है, यहाँ टैक्स दो, टैक्स देते देते बहुत महंगा। तो हमने एक वैकल्पिक रास्ता जो कि छोटा होगा, ठीक है, ये आपका आपका ये कहलाता है आपका नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो इसके तहत हम आपके एक दोस्तों ये, तो ये आपका है, इसमें हमने म्यांमार, भारत का चबहार, ईरान तक सड़क मार्ग ले जाएंगे। सड़क मार्ग से माल का आवागमन की परिकल्पना हमने इसमें डिजाइन किया, ठीक है। उसके अलावा फरवरी 2016 में म्यांमार के साथ अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में समन्वित का समझौता हुआ है कि दोनों मिल करके हम गश्त करेंगे अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में। फिर जून 2015 में बांग्लादेश के चिटगांव और मोंगला पोर्ट संबंधित समझौता, क्योंकि अनु चिटगांव में चाइना बैठा है, तो हमने एक समझौता कर लिया कि कोई बात नहीं, आपका चाइना बैठा भी रहेगा, हम भी अपना जहाज उतार सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जब आप एक पोर्ट में चाइना भी रहेगा, अमेरिका भी रहेगा, तो फिर वो आप भारत के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। तो हमने समझौता कर लिया, बढ़िया स्टेप था। 2016 में इंडोनेशिया व थाईलैंड के साथ समुद्र में समन्वित गश्त हेतु मानक प्रचलन प्रक्रिया पर समझौता। 2018 में भारत इंडोनेशिया सामरिक सहयोग समझौता, इसके तहत भारत सवांग बंदरगाह इस्तेमाल कर सकेगा। देखिए इंडोनेशिया का एक सवांग बंदरगाह है जिसका उपयोग भारत कर सके, तो इसके लिए समझौता। सीधे आपको क्वेश्चन पूछे, सवांग बंदरगाह जिस पर भारत ने समझौता किया वो किस देश का है, तो आपको इंडोनेशिया पता है। फिर है नवंबर 2017 में भारत सिंगापुर के साथ समझौता कर लिया। देखिए ये करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे मलक्का की खाड़ी है, और मलक्का की खाड़ी से बहुत सारा हमारा व्यापार होता है रूस से, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई डायग्राम हो तो मैं आपको बता दूं, हालांकि मिलने वाला तो नहीं है। जैसे हाँ ये देखिए यहाँ पे क्या है, मलक्का की खाड़ी है ये, तो मलक्का की खाड़ी में यहाँ पे इंडोनेशिया में हमने सवांग के साथ किया, सिंगापुर में यहाँ पे कर लिया, ताकि क्या है ना, भारत को अगर रूस से व्यापार करना हो ना, तो ये यहाँ से हम ऐसे रूस से व्यापार करते हैं, यहाँ जाती है रूस। तो हमको जरूरी था कि यहाँ पे अपनी मतलब कि सुरक्षा चुनौती ना हो, इसके लिए हमको बहुत सारे प्रयास करने थे, ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद है फिर 2022 में श्रीलंका के साथ, अब मालूम है 2022 में कोरोना के बाद श्रीलंका में आर्थिक संकट आ गया था, वहाँ की सरकार जनता ने उखाड़ के फेंक, तो हमने उसको $4 अरब की सहायता दी। अब क्या है ना, बार बार चाइना देगा तो चाइना की तरफ झुकना पड़ेगा, भाई आप भी पैसा दो ना, आप भी इन्वेस्टमेंट करो तो वो आपकी तरफ भी झुकेंगे। तो हमने $4 अरब दे दिया, ठीक है। और जब हमने $4 अरब दिया, वो थोड़ा हमारी तरफ झुका, तो जब जनवरी 2024 में श्रीलंका द्वारा चीनी जहाज अपने हिंद महासागर के बंदरगाह में ठहराने के लिए उसने 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया, आपकी तरफ झुक गया, आपके फेवर में काम करने लगा। तो अब उसने बोल दिया कि भाई आप आर्थिक
प्रक्रिया के लिए अपनी जहाज ला सकती, कोई भी चीन चाइना चाइनीज सैन्य जहाज हमारे बंदरगाह में नहीं है, उसने प्रतिबंध आपके फेवर में काम किया, ठीक है। फिर 2016 में चाबहार पोर्ट समझौता हुआ, 2024 में चाबहार पर समझौता हुआ भारत। अब जैसे चाबहार में जब समझौता होता था तो उसको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। 2024 में हमने एक फेवर ले लिया कि भाई भारत का अधिकार 10 साल हेतु वैध कर दे, और हर साल अब रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा, एक बार रिन्यू का 10 साल चलेगा, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, हर साल रिन्यू कराओ, हर साल इंटरनेशनल परिदृश्य बदलते रहते हैं। आज ईरान हमारे फेवर में है, कल चाइना के फेवर में चला गया, 10 साल के लिए कर दो, तो जो समझौते में पॉइंट होंगे पूरे 10 साल तक मान होंगे। 2018 में भारत ओमान सामरिक रक्षा समझौता, अब ओमान आपको मालूम है ये अरब प्रायद्वीप में है, तो ये इसके तहत भारत ओमान के दुक्करम पोर्ट का उपयोग कर सकता है और सैन्य गतिविधियां व लॉजिस्टिक सपोर्ट भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद भारत ओमान में भारतीय युद्ध पोत को डॉक यानी होता है रोकना, ठीक है, डॉक करने हेतु भारत के दुक्करम पोर्ट में विशेष क्षेत्र का आवंटन उसने कर दिया कि कोई बात नहीं, भारत के युद्धपोत आते हैं, पनडुब्बी आती है, डिस्ट्रॉयर आते हैं, फ्रिगेट आते हैं, आप लोग को यहाँ पे। उसके बाद 2015 में भारत द्वारा सेशल्स के एजम्पशन द्वीप पर नेवल बेस बनाने पर ये समझौता हुआ था, हालांकि बाद में फिर कैंसिल हो गया, लेकिन ये समझौता हमने सेशल्स के साथ कर लिया था, क्योंकि जिबूती में जाकर जब चाइना बैठा तो हम सेशल्स में जाकर बैठ गए थे काउंटर करने के लिए। तो ये सेशल्स के एजम्पशन द्वीप पर नेवल बेस बना। फिर 2017 में सेशल्स ने इसको रद्द कर दिया। फिर 2015 में मॉरिशस के स्वामित्व वाले आगालीगा द्वीप पर भारत ने अपना नौसैनिक अड्डा, इस अभी इन सब देखो, इन सब में आपको ना नाम पता होना चाहिए और कौन देश में है ये पता होना चाहिए, बस उसके अलावा कुछ, हालांकि है भी इतना। फिर 11 मार्च 2024 को द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस की पहली राजकीय यात्रा की अपने फेवर के लिए। 2015 में भारत वियतनाम रक्षा सहयोग समझौता हुआ, भारतीय नेवी हेतु वियतनाम के पोर्ट का प्रयोग करने पर सहमति बनी, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो आपका टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, इसके बाद फिर मैं लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा। मैं बता, थोड़ा बड़ा भी हो गया पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या करूँ, मैं भी नहीं बताऊंगा तो फिर मेरा भी तो मन नहीं मानेगा, इसलिए चलिए प्रोजेक्ट मौसम देखते हैं। देखिए प्रोजेक्ट मौसम क्या है, तो ठीक है। प्रोजेक्ट मौसम का फुल फॉर्म है आपका मैरी टाइम रूट एंड कल्चरल लैंडस्केप अक्रॉस द इंडियन ओशन, मतलब कि पूरे इंडियन ओशियन में मैरी टाइम रूट मतलब जितना भी समुद्री यातायात होता है, और कल्चरल लैंडस्केप वहाँ की जितनी भी सांस्कृतिक संरक्षण है, इन सबकी जिम्मेदारी भारत की। कैसे करते थे देखिए, 2014 में क्या हुआ, 2014 में दोहा में होने वाली विश्व धरोहर समिति, देखिए अब हम भी वही वाली स्ट्रेटेजी, हम भी चाइना वाली ही स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो हमने ना आईएमओ के तहत, ये कोई हमने यूएनओ में जाकर के ये नहीं किया कि हम भाई हिंद महासागर के मालिक हैं, हम हिंद महासागर की रक्षा की जिम्मेदारी, हम ये नहीं रहे। हम आड़ किसका लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं विश्व धरोहर सम्मेलन का, हमको करना अपना वही उद्देश्य पूरा है, लेकिन नहीं कहते कि हाथी के दांत दिखाने वाले को दिखाने वाले अलग, वही वाली स्थिति, ठीक है ना। तो जब दोहा में 2014 में विश्व धरोहर सम्मेलन हुआ, उसके 18वीं सत्र चल रही थी, तो भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट मौसम प्रारंभ किया गया, लॉन्च किया गया। उसमें क्या बोला गया कि इसमें संपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय समिति के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो मैरीटाइम कल्चरल लैंडस्केप को नामांकित किया गया, कि मतलब कि हिंद महासागर का जितना भी लैंड, अब भाई सीधी सी बात है ना, जो हिंद महासागर है वो देश की, पूरे विश्व की एक साझा संपत्ति है ना, और जो उसकी संस्कृति है उसका संरक्षण करना तो वैश्विक जिम्मेदारी होगी, ठीक है ना। तो हमने ये बोला कि जो संपूर्ण हिंद महासागर है वो अंतरराष्ट्रीय समिति के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर की पूरी, मतलब जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है ना, उसमें हमने मैरीटाइम कल्चरल लैंडस्केप को नामांकित कर दिया कि हिंद महासागर का जितना भी मैरीटाइम कल्चरल लैंडस्केप है वो सब वैश्विक धरोहर सूची में जाएगा, और भारत से जुड़ने वाली जितनी पुरानी रास्ता थी उसको पुनः उपयोग किया जा सकेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट मौसम का सामरिक महत्व भी बताया गया, ठीक है। अब सामरिक महत्व के अंतर्गत क्या क्या कहा गया, देखिए इसमें बोला गया कि इसके तहत जो पूर्वी अफ्रीका, जैसे ये मालूम इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया हो गया, और आपका ये मालूम है ये आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है, ये आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है। तो इसमें बोला कि जो पूर्वी अफ्रीका, ये पूर्वी अफ्रीका अरब अरब वाला, ये अरब का प्रायद्वीप है, ऐसे ये अरब का प्रायद्वीप। उसके बाद श्रीलंका पूर्वी ऐसा, ये श्रीलंका, और ये जो पूर्व के एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, के व्यापार और संस्कृति का विस्तार संभव करेंगे, और इन देशों के साथ रक्षा संबंधित संबंध स्थापित करेंगे, और पूरे हिंद महासागर में शक्ति संतुलन भारत प्रदान करेगा। मतलब चाहे आप व्यापार करो पूरे हिंद महासागर में, चाहे अपने संस्कृति का संरक्षण करो, कोई भी दिक्कत होगी भारत शक्ति प्रदान करेगा, शक्ति संतुलन प्रदान करेगा, ठीक है ना। किसकी हम क्या किस किस उद्देश्य से हम सामने वाले को बता रहे हैं
संरक्षण के उद्देश्य से, ठीक है। अब हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को इससे कम किया जा सकता है, इससे उसका प्रभाव कम हो गया, हमने क्यों विश्व धरों के साथ समझौता कर लिया। और इसी के साथ भारत समुद्री लुटेरों पर नियंत्रण करने में भी सहायक होगा। इसीलिए अब किसी के पास, जैसे मान लो कि म्यांमार है, म्यांमार के जहाज वो समुद्री लुटेरों ने कब्जा कर लिया, अगर उसके मतलब कि कंट्रोल पे है कि वो छुड़ा लेगा तो ठीक है, नहीं तो सीधे सब इंडियन नेवी को फोन किया जाता है, इंडियन नेवी मार्कोस कमांडो जाते हैं, दोनों मिल करके ऑपरेशन चलाते हैं, फिर कुछ छुड़ाया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका प्रोजेक्ट मौसम का सामरिक महत्व। और हमने लॉन्च की, देखिए लॉन्च किया है हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय ने, ठीक है, लेकिन मैं इसके पीछे आपका रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय दोनों छुपे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही जो आपका ये आपका तटीय सुरक्षा वाला मुद्दा था, जो आपका वायु आंतरिक सुरक्षा मुद्दे के तहत आता है, ये कंप्लीट करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे वाले में इसी टॉपिक के तहत अगली वीडियो में मैं आपको आतंकवाद वाला मुद्दा बता दूं, क्योंकि आतंकवाद वाला मुद्दा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मानव तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, वो पूरा आपको कंप्लीट बताना पड़ेगा। तो वो मैं फिर अगले लेक्चर में कर दूंगा। ये लेक्चर में आज के लिए इतना ही। और मैं हालांकि मैं आपको समझाने में पूरी ताकत लगा दी हूँ दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो करिए। जय हिंद दोस्तों।